एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहाँ हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। अध्याय 701, राज्य युद्ध क्षेत्र। जियांग वेहाई ने एक विश्व मानचित्र निकाला, उसे मेज पर फैलाया और फिर उस पर लाल वृत्त बनाए। चेन में वह युद्ध क्षेत्र जहां मानव जाति और पाताल जाति आपस में भिड़ती हैं, उसे सीमा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। दुनिया भर में 40 सीमावर्ती युद्ध क्षेत्र हैं। हमारे जियांग, शेंग और बाई परिवार 10-10 का प्रबंधन करते हैं, जबकि काइडा और हुआ परिवार 5-5 का प्रबंधन करते हैं। चेन देखो, ये 40 सीमावर्ती युद्ध क्षेत्र इन इलाकों में फैले हुए हैं। जहां तक विशिष्ट स्थानों की बात है, वे इस मानचित्र पर नहीं दिख रहे हैं और मुझे वे सभी याद नहीं हैं। मुझे केवल कुछ प्रमुख सीमावर्ती युद्ध क्षेत्र और वे 10 युद्ध क्षेत्र याद हैं जिनकी जिम्मेदारी हमारे जियांग परिवार पर है। ड्रैगन की भूमि में एक सीमावर्ती युद्ध क्षेत्र है जिसका प्रबंधन बाई परिवार करता है। बाई परिवार ड्रैगन की भूमि की आधिकारिक सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। ड्रैगन की भूमि में सीमावर्ती युद्ध क्षेत्र शाही राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित है। सटीक स्थान। उसी क्षण जियांग वेहाई ने शाही राजधानी क्षेत्र का एक बड़ा नक्शा निकाला, उस स्थान की ओर इशारा किया और सू चेन को दिखाया, ये यहाँ है। सू चेन ने उस जगह को देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये नवनिर्मित इंपीरियल कैपिटल मार्शल आर्टिस्ट्स यूनिवर्सिटी के ठीक नीचे है। जियांग वेहाई ने सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ मार्शल आर्टिस्ट विश्वविद्यालय बनाने के पीछे का विचार भविष्य में सीमावर्ती युद्ध क्षेत्र में मार्शल आर्टिस्ट योद्धाओं के लिए अधिक सुविधाजनक परिवहन की व्यवस्था करना होना चाहिए। सू चेन ने सिर हिलाया। फिर जियांग वेहाई ने विश्व मानचित्र पर 5 बड़े क्षेत्रों को घेरा और उनमें से एक की ओर इशारा करते हुए सू चेन से कहा, यह वह क्षेत्र है जिसके लिए हमारा जियांग परिवार जिम्मेदार है। जियांग परिवार के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र संपूर्ण प्रशांत महासागर को कवर करता है। शेंग परिवार का कार्यक्षेत्र सबसे व्यापक है, जिसमें आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का आधा हिस्सा और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का 98% हिस्सा शामिल है। बाई परिवार का क्षेत्र पूरे यूरेशिया और अटलांटिक महासागर के आधे हिस्से तक फैला हुआ है। शेष दक्षिणी क्षेत्रों का प्रबंधन काइडा परिवार और हुआ परिवार द्वारा किया जाता है और हुआ परिवार का क्षेत्र जियांग परिवार के क्षेत्र से सटा हुआ है। उसे देखने के बाद सू चेन ने भौहें चढ़ाकर कहा, असीमित पर्वतों में स्थित सीमावर्ती युद्ध क्षेत्र का प्रशासन बाई परिवार द्वारा किया जाता है। क्या बाई परिवार इस बार इसे संभाल पाएगा? सू चेन ने ऊपर देखते हुए जियांग वेहाई से पूछा। खैर, बाइलुओ ने कुछ मौकों पर उसकी मदद की थी और वह उसकी पत्नी की शिक्षिका भी थी, इसलिए जब उसने सुना कि असीम पहाड़ों के नीचे का सीमावर्ती युद्ध क्षेत्र स्थिर है, तो उसने चिंतावश कुछ और सवाल पूछे। सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन परदादाजी आपको 100% गारंटी नहीं दे सकते। आखिरकार हालात पहले जैसे नहीं रहे। 5 महान परिवारों की जनसंख्या बहुत तेजी से घट रही है और जन्म दर बहुत कम है, जबकि रसातल जाति की प्रजनन क्षमता हमेशा से ही प्रबल रही है। जनसंख्या एक ऐसी समस्या है जिसे हमारे 5 महान परिवारों को तुरंत हल करने की आवश्यकता है, जियांग वेहाई ने गंभीरता से कहा। जियांग परिवार को जनसंख्या वृद्धि की समस्या का भी सामना करना पड़ा। दरअसल इस समस्या का पता 100 साल से भी पहले चला था, लेकिन बिग 5 परिवारों द्वारा एक सदी के संयुक्त शोध के बाद भी वे अभी तक जन्म दर बढ़ाने का तरीका नहीं ढूंढ पाए हैं। प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण कई महिला किसानों की मृत्यु हो गई। ये चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति की समस्या नहीं थी, बल्कि कई महिला किसानों को बच्चे को जन्म देने के बाद स्वास्थ्य में गिरावट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अंततः उनकी मृत्यु हो गई। ये बिल्कुल अभूतपूर्व था, एक ऐसी स्थिति जो पहले कभी नहीं घटी थी। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में कमी आई और कई महिला किसान शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए अनिच्छुक हो गईं। वे सभी इस घटना के कारण की जांच कर रहे थे, हालांकि उन्हें अभी तक कोई निर्णायक स्पष्टीकरण नहीं मिला था। कई षड्यंत्र सिद्धांत थे, लेकिन उन्हें पुष्ट करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं था। वे भी इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाए। एक सीयू के जन्म के दौरान उनकी सबसे बड़ी बेटी की मृत्यु हो गई थी। उनकी दूसरी बेटी आज तक अविवाहित और निसंतान रही। जियांग वेहाई ने सू चेन को इस विश्वनायक प्रतियोगिता के आयोजन के पीछे का मूल उद्देश्य भी समझाया, गहन साधना के लिए मानव जगत में सबसे शक्तिशाली देश और नश्वर लोगों के सबसे उत्कृष्ट समूह का चयन करना। उन्हें उम्मीद थी कि रसातल जाति द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू करने से पहले वे मानव जाति के लिए और अधिक उत्कृष्ट अलौकिक योद्धाओं को तैयार कर सकते हैं। उस समय गुप्त पारलौकिक मार्ग मानव जगत के चुनिंदा उत्कृष्ट कुलीन ग्रैंडमास्टर्स के लिए खुल जाएगा। मोक्ष का ये गुप्त मार्ग मृतकों की भूमि के गुप्त मार्ग से कहीं अधिक सुरक्षित था, लेकिन इसकी ऊर्जा उतनी भयावह नहीं थी। ये केवल लोगों को मोक्ष के क्षेत्र तक पहुंचाने में मदद कर सकता था, बिना किसी अतिरिक्त लाभ के। मृतकों की भूमि के विपरीत, जहां निरंतर साधना से निरंतर प्रगति संभव थी। किस हद तक, यह उस समय किसी को नहीं पता था।
हालांकि मृतकों की भूमि अत्यंत खतरनाक थी, यहाँ तक कि इसके 5 महान महापरिवारों के सदस्य भी प्रवेश करने का साहस नहीं करते थे। इसके अलावा वहां रहने का समय भी सीमित था क्योंकि विकिरण का स्तर अत्यंत उच्च था। इसलिए यद्यपि असीम पर्वतों के अलौकिक राक्षसी जीव मृतकों की भूमि में उत्कृष्टता प्राप्त कर चुके थे, फिर भी जो राक्षसी जीव जीवित बचकर बाहर निकलने में सफल रहे वे केवल आंतरिक अलौकिक क्षेत्र तक ही पहुंच पाए और तुरंत भाग गए। अधिकांश लोग भागने में असमर्थ रहे और अंदर ही मर गए। 5 महान महापरिवारों का गुप्त पारलौकिक मार्ग व्यवहारिक रूप से हानिरहित था, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य और प्रतिभा पर निर्भर करता था। बंधनों से मुक्त होकर पारलौकिक क्षेत्र तक पहुंचने की उनकी क्षमता उनकी अनुकूलनशीलता पर निर्भर थी। मृतकों की भूमि में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। जब असीम पर्वत प्रकट हुए तो 5 महान परिवारों के कई लोग जो सामान्य गुप्त मार्गों से मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ थे मृतकों की भूमि में चले गए, लेकिन परिणाम ये हुआ कि उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। राक्षसी जीवों की चमड़ी मोटी होती थी और वे मनुष्यों की तुलना में अधिक सहनशील होते थे, इसलिए कुछ राक्षसी जीव जीवित रहने और मृतकों की भूमि से बाहर निकलने में सक्षम थे। जियांग वेहाई ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि सू चेन और सूये मृतकों की भूमि से बाहर आ गए हैं या नहीं। सूये के विकिरण रोधी सूट पहनकर मृतकों की दुनिया में प्रवेश करने की बात जानने के बाद उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। आखिर ऐसा कौन सा खजाना हो सकता है जो मृतकों की दुनिया के उच्च ऊर्जा विकिरण से पूरी तरह सुरक्षा प्रदान कर सके। उनके परपोते ने लोगों में काफी जिज्ञासा जगाई। हालांकि उसने खुद को रोक लिया और सू चेन से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि हर किसी के पास अपना अपना था। संबंधित अवसर। डिंग। सू चेन का फोन बजा। ये वही फोन नंबर था जो उन्होंने हीरोज कॉन्टेस्ट की व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण करते समय दिया था। उसे अपने फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज मिला। ये संदेश आयोजन समिति की ओर से आया था। सामान्य शब्दों में, आयोजन समिति ने आधे महीने में टोंगटियन द्वीप पर एक पुरस्कार समारोह की घोषणा की, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दोहरे चैंपियन के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि वे इसमें शामिल होंगे। टोंगटियन द्वीप की भौगोलिक स्थिति दर्शाने वाला एक नक्शा संलग्न किया गया था। जैसे ही उसने वह संदेश देखा, उसका फोन बज उठा। लिन वानिक्सू का फोन था। शायद उन्हें पता था कि उनकी पत्नी वानिक्सू क्यों फोन कर रही हैं। उन्होंने प्यार भरी मुस्कान के साथ फोन उठाया। हनी, क्या तुम्हें आयोजन समिति से कोई टेक्स्ट मैसेज मिला? लिन वानिक्सू ने अपनी उत्तेजना को मुश्किल से रोकते हुए पूछा। मुझे मिल गया। लिन वानिक्सू ने तुरंत अपनी उत्तेजना व्यक्त करते हुए कहा, क्या आप अब खाली हैं? मैं आपसे मिलने आऊंगी। ऊपर आओ, मैं स्टूडियो में परदादाजी के साथ बातें कर रही हूँ, सू चेन ने स्नेहपूर्वक कहा। टिल्ड। कुछ देर बाद लिन वानिक्सू आ गई। तब तक सू चेन ने वह संदेश जियांग वेहाई को भी दिखा दिया था। लिन वानिक्सू के पहुंचते ही जियांग वेहाई ने उन दोनों से कहा, आप इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। मुझे अभी सभी विवरण स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। कई वर्षों तक एकांतवास में रहने के कारण उन्होंने अनेक कार्य अपने अधीनस्थों को सौंप दिए थे, इसलिए उन्हें इस बैठक के विवरण की पूरी जानकारी नहीं थी। फिर भी ये बैठक निस्संदेह एक ऐतिहासिक मुलाकात होगी, एक ऐसा मील का पत्थर जिसमें मानव जगत के स्वामी आधिकारिक तौर पर उनके संसार में प्रवेश करेंगे। अध्याय 702। बूढ़े बाई, तुम्हारी योजना तो बहुत ही चतुराई भरी है। तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। सू चेन और लिन वानिक्सू ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। लिन वानिक्सू ने कहा, तो हमारे पास अभी आधा महीना बाकी है। पहले ड्रैगन किंगडम लौट चलते हैं। वहां कुछ समय रुकने के बाद हम टोंगटियन द्वीप के लिए रवाना होंगे। सू चेन ने सहमति जताई। लिन वानिक्सू ने समय देखा और कहा, 6:30 बज गए हैं। अब मेरे गुरु के घर रात के खाने के लिए जाने का समय हो गया है। मैं जाकर अपने माता पिता, जिकिंग और बाकी लोगों को बुलाती हूँ। कुआं। योजक चिन्ह। ओल्ड बाई ने हर चीज का इंतजाम कर रखा था। आंगन की सजावट, खाना, मेजें और कुर्सियां, मंच, दरवाजे पर शिष्टाचार आदि सब कुछ दामाद के स्वागत के लिए बाई परिवार के उच्चतम मानकों के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। अभी समय नहीं हुआ था, इसलिए ओल्ड बाई और हुआन फुकवान स्टूल पर बैठ गए। ओल्ड बाई ने अपनी सारी व्यवस्था की ओर इशारा करते हुए ठुड्डी ऊपर उठाई और कहा, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह काफी भव्य है? हुआन फुकवान ने हर लंबी मेज पर सजी हुई बेहतरीन शराब और फलों को देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं। बूढ़े बाई, आज आपने किसे आमंत्रित किया है इतना तमाशा करने के लिए? क्या ये फल सिंदूरी फीनिक्स ब्लड फ्रूट्स हैं? ड्रैगन सलाइवा फ्रूट्स? और वह बेहतरीन शराब, क्या वह ज़ेड आइस रोस्ट है जिसे आपने 30 साल से छिपा कर रखा है? क्या ये आपके सबसे अनमोल खजाने नहीं थे? आपने इन सब को बाहर क्यों निकाल लिया? हे भगवान, क्या आप दामाद की भर्ती कर रहे हैं? हुआन फुकवान बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ओल्ड बाई ने हुआन फुकवान के कंधे पर थपथपाते हुए गंभीर भाव से कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम में से किसने मुझे दामाद नियुक्त करते देखा है? मैंने इसे अपनी दोनों आंखों से देखा।
हुआन फुक्वान ने अपनी दोनों आंखों की ओर इशारा करते हुए कहा। ओल्ड बाई का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया और फिर उसने कहा, ओह, ये तो साफ दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि आज रात के मेहमान को ये बात पता चल पाएगी? हुआन फुक्वान ने पूछा, आप वास्तव में किसे आमंत्रित कर रहे हैं? अचानक हुआन फुक्वान का चेहरा अजीब हो गया और फिर उसने पूछा, क्या आप सुचेन के पूरे परिवार को आमंत्रित कर रहे हैं? क्या आप सुचेन के पिता सू ये को भी बुलाना चाहते हैं? मैंने सुना है कि सू ये भी पारलौकिक स्तर तक पहुंच चुके हैं। उनकी प्रतिभा वाकई असाधारण है। धिक्कार है। बूढ़े बाई, तुम कितने निर्दयी हो। मैं तो बस सुचेन का ससुर बनना चाहता था, लेकिन तुम सुचेन के पिता के ससुर बनने के बारे में सोच रहे हो। अरे, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहना चाहते हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसके अलावा आपका विचार अच्छा नहीं है। सुचेन की माँ है। उसकी माँ अब एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर है। हालांकि आपकी बेटी, रुकिए, ये ठीक नहीं है। आप सू ये की शादी अपनी किस बेटी से करवाना चाहते हैं? अपनी दूसरी बेटी से, अपनी तीसरी बेटी से। ये भी ठीक नहीं है। आपकी दूसरी और तीसरी बेटियां यहाँ नहीं हैं। केवल आपकी सबसे छोटी बेटी ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि? उसी क्षण हुआन फुक्वान ने बाई शाओसोंग को भयभीत होकर देखा, उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बोला, अरे, मुझे अचानक याद आया कि मेरी माँ ने मुझे रात के खाने के लिए बुलाया है। मैं जा रहा हूँ। आज रात अमर लोगों के बीच युद्ध होने वाला था, वह उनमें शामिल नहीं होगा। बाई शाओसोंग सुचेन और बाई लुओ के लिए एक अपराधी है। उसे जलने से बचने के लिए जल्दी से वहां से निकलना पड़ा। एक तो जड़ी बूटी संग्रहण राज्य की प्रतिभाशाली महिला थी और दूसरा एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति था जो प्रारंभिक धुंध अवस्था में होते हुए भी जड़ी बूटी संग्रहण राज्य के एक दानव पौधे को नष्ट कर सकता था। वह उसका मोहरा नहीं बनना चाहता था। भाग जाना ही सबसे अच्छी रणनीति थी। बूढ़े बाई ने उसे नहीं रोका। हुआन फुक्वान को भागते देख वह मुस्कुराया। हुआन फुक्वान, मैं आपके बारे में क्या कहूँ? आपके विचारों ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी हैं। खैर, आप वही हैं जो 8 धनवान मुर्गियों को अपनी पत्नी की तरह मानते थे, इसलिए सच में हमारी सोच एक जैसी नहीं है। क्या मैंने वाकई इतनी बेतुकी बात सोच ली? मी सुएस्टिमास डेमासिडो, बाई शाओसोंग। हे, आज का खाना बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है सुचेन को समझ आ जाएगा कि लुओ लुओ का असली इरादा शराब नहीं, बल्कि उसे लुभाना है ना? बाद में मैं बस इतना कह दूंगा कि लुओ लुओ ने सब कुछ व्यवस्थित किया था और इसका श्रेय अपनी बेटी को दे दूंगा। बाई शाओसोंग ने अपनी दाढ़ी को छुआ, उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। अगर वह सचमुच अपनी बेटी की शादी सुचेन से करवाने में कामयाब हो जाता है, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ, मुझे आज रात शेंगयान जाने का बेसब्री से इंतजार है। उसी क्षण बाई लू अपने कमरे से बाहर निकले। आंगन को चमकीले लाल रंग की सजावट से भरा देखकर उन्होंने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और बूढ़े बाई को पुकारा, पिताजी, आपने वानिक्सू और उसके परिवार को रात के खाने पर आमंत्रित किया है। आपने इसे इतना उत्सवपूर्ण क्यों बनाया है? बाई लुओ बहुत ही अंतर्मुखी स्वभाव की थी और उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, इसलिए वह कभी किसी के प्रेमी के घर नहीं गई थी। शादी में जाना तो दूर की बात है। बाई शाओसोंग ने मुस्कुराते हुए बाई लुओ को समझाया, ड्रैगन किंगडम को चमकीला लाल रंग पसंद है। साथ ही चूंकि इस बार सुचेन और लिन वानिक्सू ने चैंपियनशिप जीती है, इसलिए मैंने सोचा कि हमें स्वागत समारोह को और भी भव्य बनाना चाहिए। इसीलिए मैंने खास तौर पर उनके लिए ये लाल सजावटें बनाई हैं। यह इस अवसर के लिए बिल्कुल उपयुक्त होना चाहिए, है ना? या फिर क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ? अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे चटक लाल रंग विशेष रूप से पसंद आने लगा है और मुझे नहीं पता क्यों। बाई लुओ ने ड्रैगन साम्राज्य की पारंपरिक संस्कृति पर विचार किया। वास्तव में वे उत्सवों के लिए चमकीले लाल रंग का उपयोग करना पसंद करते थे। उदाहरण के लिए, जब वे कोई भोज आयोजित करते थे तो वे लाल कालीन भी बिछाते थे। जाहिर है, उसके पिता की सजावट अत्यधिक नहीं थी। उसे सब कुछ बहुत ही उत्सवपूर्ण लग रहा था, लेकिन उसे हमेशा यह आभास रहता था कि कुछ गड़बड़ है। ठीक उसी क्षण प्रवेश द्वार पर पटाखों की आवाज़ सुनाई दी। उसने असमंजस में बाई शाओसोंग की ओर देखा और बाई शाओसोंग ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, वानिक्सू और बाकी लोग यहाँ हैं। ये उनके स्वागत के लिए पटाखे हैं। ड्रैगन साम्राज्य में त्योहारों के अवसर पर पटाखे फोड़ना पसंद किया जाता है। मुझे लगा कि इससे माहौल काफ़ी खुशनुमा हो जाएगा, इसलिए मैंने किसी को आदेश दिया कि सुचेन और बाकी लोगों के आते ही पटाखे जला दें। बाई लुओ ने सिर हिलाया। वास्तव में ड्रैगन साम्राज्य में त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने की परंपरा थी। बाई लुओ के घर से कुछ दूरी पर एक छत पर पुराना हुआनफू खड़ा था। मैं यहीं रुककर नदी के दूसरी ओर से आग देखना चाहता था, इस उम्मीद में कि मुझे बाई शाओ का प्रसिद्ध दृश्य देखने को मिल जाए। सॉन्ग का बाई लुओ और सुचेन द्वारा पीछा किया जा रहा है और उसे पीटा जा रहा है। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। अरे बाप रे, ये कौन है? क्या ये जियान परिवार से नहीं है? ये तो बेफिक्र घुमक्कड़ लोग का एक शक्तिशाली योद्धा है। हे भगवान, ये यहाँ भी क्यों है?
क्या ये सू चेन के परिवार से है? सू चेन के पिता सूये हैं और सूये सू परिवार से संबंध रखते हैं। उनका जियांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है ना? अचानक उसकी नज़र जियांग पर पड़ी, जो सूये की पत्नी शियाओ योक्सियू के बहुत करीब चल रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव झलक रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। उसने झट से नज़रें हटा लीं और उसका पूरा अस्तित्व पल भर में उस जगह से गायब हो गया। दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। अरे बाप रे, क्या जियाओ योक्सियू जियांग परिवार से हो सकती है? क्या वह उस व्यक्ति की बेटी है? उनकी उम्र की गणना करने पर ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल मेल खाती है। हे भगवान, उसने अपने होठों को एक क्रूर मुस्कान में मोड़ लिया। बाई शाओसोंग, ओ बाई शाओसोंग, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा मुकाबला मिल ही गया। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम अब भी अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी सूये से करने की हिम्मत करोगे और जियांग परिवार के किसी सदस्य से, नहीं शेंग परिवार से, किसी को अपना पति चुरा कर ले जाओगे जब जियांगजिन और वह शक्तिशाली जियांग परिवार का सदस्य तुम्हारे दरबार में प्रवेश करेंगे। मैं वाकई वो मशहूर दृश्य देखना चाहती हूँ। ओह, मुझे मरने से डर लगता है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उसे न देखूं। अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। अविश्वसनीय, लगता है मैंने एक बड़ा रहस्य खोज लिया है। ये सुनकर हुआन फुक्वान ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और चारों ओर देखा। कोई भी जीवित प्राणी न देखकर वह अंततः निश्चिंत हो गया। उन्होंने फैसला किया कि वे इस मामले पर फिर कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस घटना के परिणामस्वरूप जियांग परिवार और शेंग परिवार के बीच गहरा मतभेद हो गया था। हालांकि वह एक साधारण साधक ही था, लेकिन वह जियांग परिवार का दूर का रिश्तेदार था, इसलिए उसने इसके बारे में सुना था। छोटी बहन सिर पर बर्तन का ढक्कन रखकर अंदर आई। दूसरी किताब की बात करें तो छोटी बहन उसे अपडेट कर देगी। बस बात यह है कि आजकल मेरे लिए लिखना बहुत मुश्किल हो गया है। पिछली कहानी खत्म हो गई है और एक नई कहानी शुरू हो रही है। छोटी बहन को किताब लिखते समय ही उसकी रूपरेखा भी लिखनी पड़ती है और अब वो 1 घंटे में सिर्फ 1000 शब्द ही लिख पाती है। टिल्ड। साथ ही मुझे समझ नहीं आ रहा कि आजकल मौसम में क्या हो रहा है। अचानक हमारे जियांग प्रांत में भीषण गर्मी से एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बहुत ठंड है। मैं हीटर खरीदना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लूं। इतने सारे प्रकार देखकर मैं असमंजस में पड़ गई हूँ। क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? अध्याय 703, बाय लुओ से मुलाकात। सू चेन की तरफ पटाखों के फटने के बाद लिनवानिक्सू और बेटियां आगे आगे चल रही थीं, जबकि वह म्यूजिकिंग, महान खजाना और छोटा खजाना बीच में चल रहे थे और बुजुर्ग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। शुरू में सू चेन और म्यूजिकिंग एक एक बच्चे को गोद में लेना चाहते थे, लेकिन बच्चों ने खुद चलने की जिद की। उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने ये कहावत कहाँ से सीखी थी कि अब वे वयस्क हो गए हैं और चलना चाहते हैं, उन्हें उठाकर ले जाया नहीं जाना चाहिए। इससे सू चेन और म्यूजिकिंग दोनों को हंसी आ गई। जब अचानक पटाखे फूटे तो छोटी ट्रेजर इतनी डर गई कि वह एकदम से जमीन पर बैठ गई। बड़ा ट्रेजर भी चौंक गया, लेकिन फिर छोटी को समझ आ गया कि पटाखे कहाँ से आ रहे हैं। डरने के बजाय उसने अपनी बहन को उठाया और कहा, बहन डरो मत, और फिर उत्साह और जिज्ञासा से भरी आंखों से पटाखों की ओर दौड़ना चाहा। किन लैंग ने उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाया और उससे कहा कि वह उस तरफ न भागे जहां पटाखे फेंके जा रहे थे। हालांकि उनका बेटा अभी 1 साल का भी नहीं हुआ था और वह पहले से ही चौथे दर्जे का नौसिखिया मार्शल आर्टिस्ट था, जिसका मतलब था कि पटाखों से उसकी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंच सकता था, लेकिन अगर पटाखों की एक चिंगारी उसकी आंखों में लग जाती तो भी वह घायल हो जाता। आंगन में प्रवेश करने और पटाखों की आवाज नजरों से ओझल हो जाने के बाद सू चेन ने छोटे लड़के को नीचे उतार दिया और उसे अकेले चलने दिया। वह छोटा लड़का दरवाजे की ओर देखता रहा। उसने हार नहीं मानी, वह पटाखों से खेलने जाना चाहता था। म्यूजिकिंग ने उसे सख्ती से समझाया कि पटाखे खतरनाक होते हैं, वे हानिकारक वस्तुएं हैं और उसे उन्हें छूना नहीं चाहिए। छोटे खजाने ने बड़े खजाने से ये भी कहा, भाई तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए। तभी महान खजाना शांत हुआ और तभी उसका ध्यान आंगन की चमकदार लाल सजावट की ओर आकर्षित हुआ। चमकीले लाल रंग का रेशम, चमकीले लाल रंग की लालटेनें, चमकीले लाल रंग की बत्तियां इत्यादि। मास्टर, लिनवानिक्सू ने लाल सजावट के बीच खड़ी बाय लुओ को देखा, जिसने एक बेहद आकर्षक सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी, और उसे एक छोटी बच्ची की तरह पुकारा। हालांकि वह खुद एक माँ थी, लेकिन उस क्षण बाय लुओ को देखकर वह इतनी भावुक हो गई कि उसे लगा जैसे वह अपने बचपन में लौट आई हो। वह 5 साल की उम्र में बाय लुओ का शिष्य बन गया। बाय लुओ को बुलाने के बाद लिनवानिक्सू अपनी बेटियों को बाय लुओ के सामने लाए और उनसे उनका अभिवादन करने को कहा। जिहान, यनुओ, केशिन, यूटोंग, सू यूयू, उन्हें ग्रैंड मास्टर कहकर पुकारो। सू जिहान, सू केक्सिन, सू यूतोंग और सू यूयू एक स्वर में चिल्लाए, हेलो ग्रैंड मास्टर। सू यनुओ, महाराज, वह बिल्कुल भी नहीं बदले, वह अभी भी उतने ही जवान और सुंदर हैं। सू यनुओ सचमुच हैरान थी।
ये दूसरी बार था जब उसने बाई लुओ को देखा था। उसने बाई लुओ को पहली बार तब देखा था जब वह 10 साल का था। अब वह 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन बाई लुओ बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी 8 साल पहले दिखती थी, जरा भी बदलाव नहीं आया था। उसने बाई लुओ के चेहरे को ध्यान से देखा और उस पर एक भी खामियां झुर्री नहीं पाए। केवल सू यनुओ ही बाई लुओ को उस तरह देखने की हिम्मत कर पाए। सूजेहान और अन्य लोगों में उसे सीधे आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी, वे सभी उसे अस्पष्ट नज़रों से देखते रहे। बाई लुओ ने चारों बहनों, सूजेहान और अन्य लोगों को सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर सू यनुओ की ओर देखा और उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। यनुओ दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही है और उसके होंठ भी और मीठे होते जा रहे हैं। सू यनुओ मुस्कुराए, उसके दादाजी ने उसकी प्रशंसा की थी। चूंकि वे निचले दर्जे के छात्र थे, इसलिए सू यनुओ और अन्य लोगों ने बाई लुओ से ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि सू चेन और अन्य लोग अभी अभी पहुंचे थे। जैसे ही बाई शाओसोंग ने सू चेन को देखा, खासकर जब उसने म्यूजिकिंग, ग्रेट ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर को उसके बगल में देखा, तो उसकी आंखें इतनी ज़्यादा मुस्कुराने से पतली हो गईं। सू चेन की दूसरी पत्नी थी, इसलिए तीसरी पत्नी भी होगी। जैसे जैसे वह अपनी सबसे छोटी बेटी और सू चेन को देखती गई, उसे लगने लगा कि वे एक जोड़े की तरह दिखते हैं। लिटिल सू, बाई शाओसोंग ने सू चेन को बुलाया। सू चेन ने बाई शाओसोंग की ओर देखा। जब वह कुछ देर पहले अंदर आया था, तब उसने बाई शाओसोंग को बाई लुओ के बगल में खड़े देखा था। वह चैंपियंस की भूमि में बाई शाओसोंग से पहले ही मिल चुका था और जानता था कि वह 5 महान परिवारों में से एक बाई परिवार से संबंधित है। बाद में उसे पता चला कि बाई लू भी 5 महान सुपर परिवारों से संबंधित है, और अब उसने बाई शाओसोंग और बाई लू को एक साथ देखा। वह जानता था कि बाई शाओसोंग और बाई लुओ रिश्तेदार थे, लेकिन उनके रिश्ते की प्रकृति के बारे में उसे अभी भी स्पष्ट जानकारी नहीं थी। हालांकि बाई शाओसोंग की आंखों में दिख रही गर्मजोशी को देखकर वह थोड़ा हैरान रह गया। जब वह पहली बार चैंपियंस की भूमि में एल्डर बाई से मिला था, तब एल्डर बाई उसके प्रति इतने सौहार्दपूर्ण नहीं थे। अब वे इतने सौहार्दपूर्ण क्यों थे? इसके अलावा, क्या इस आंगन में आयोजित भोज की शैली कुछ हद तक शादी के भोज जैसी नहीं थी? उस शैली को देखकर वह अपने पैरों की उंगलियों से भी जान गया था कि यह बाई लुओ का आविष्कार नहीं था। हालांकि वह बाई लुओ से केवल 3 बार मिला था, लेकिन तीनों ही मौक़ों पर उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे, जिससे वह अलौकिक, लगभग परी जैसी दिखती थी। चमकीला लाल रंग शायद उसका पसंदीदा रंग नहीं था। मम्मा, सू चेन असिंतियो हसिया बाई शाओसोंग। लिनवानिक्सू ने सू चेन, म्यूजिकिंग, ग्रेट ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर का अभिवादन किया ताकि वे अपने स्वामी से मिल सकें। उन्होंने बाई लुओ को ग्रेट ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर से भी परिचित कराया। म्यूजिकिंग शाही राजधानी में स्थित मार्शल आर्टिस्ट एक्सचेंज सेंटर में बाई लुओ से पहले ही मिल चुका था। ये पहली बार था जब ग्रेट ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर की मुलाकात बाई लुओ से हुई। दोनों छोटी बच्चियां ग्रैंड मास्टर को देख रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहकर पुकारें, बस इतना सोच रही थीं कि ग्रैंड मास्टर बहुत सुंदर हैं। लिटिल ट्रेजर ने 4 शब्द कहे, परी, बहन। बाई लुओ मुस्कुराई, भावुक हो गई। वह नीचे झुकी, नन्हे खजाने को उठाया, उसकी छोटी सी नाक को छुआ और मुस्कुराते हुए बोली, ओह, ये तो ग्रैंड मास्टर हैं। परी बहन। छोटी टेसोरो बाई लुओ के पास गई, उसे एक बहुत ही मनमोहक खुशबू आई। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसे परी बहन कहकर पुकारती रही। इससे वहां मौजूद सभी लोग खूब हंसे। इस दृश्य को देखकर बाई शाओसोंग को लगातार संतुष्टि का अनुभव होता गया। सू चेन की पहली और दूसरी पत्नियों के साथ उनकी सबसे छोटी बेटी का दृश्य देखिए, ये कितना सामंजस्यपूर्ण था। सू चेन की अद्भुत प्रजनन क्षमता को देखते हुए, अगर उनकी बेटी सफलतापूर्वक जुड़वां बच्चों को जन्म दे सके तो कितना अच्छा होगा। और उनके अद्भुत जीन को देखते हुए उनके ये दोनों पोते पोतियां सचमुच प्रशंसनीय होंगे। मुझे इसकी बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा थी। इसके बारे में सोचते ही बाई शाओसोंग का खून उत्साह से उबलने लगा और उसके चेहरे की मुस्कान और भी तीव्र हो गई। इतना ज़्यादा मुस्कुराने से उसके होंठों के कोने फटकर उसके कानों तक पहुंचने वाले थे। अचानक उसे एक महाशक्ति का आभास हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि जियांग वेहाई बाहर से अंदर आ रहा है। उसकी आंखों में खोई हुई सी झलक थी। क्या हो रहा था? जियांग परिवार के इस बुजुर्ग सदस्य ने सेवानिवृत्ति से कब वापसी की? सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि वह इतनी दूर तक आया था। क्या ये सू चेन के लिए हो सकता है? क्या वह सू चेन को अपना शिष्य बनाना चाहता था, या फिर वह जियांग परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए सू चेन पर दबाव डालकर उसे अपना दामाद बनाना चाहता था? अचानक बाई शाओसोंग को थोड़ी असुरक्षा महसूस हुई। वह घबरा गया और जल्दी से एक युवक की शिष्टता के साथ उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। एल्डर जियांग, आपका स्वागत है। आपने मुझे अपने आगमन की सूचना पहले से नहीं दी थी। मैं तैयार नहीं था, अन्यथा मैं निश्चित रूप से प्रवेश द्वार पर आकर आपका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करता। अपने चारों ओर की सजावट को देखते हुए जियांग वेहाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय पूछा, क्या आपने ये सजावट बनाई है? सजावट का काम मेरी बेटी ने संभाला।
ऐसा लगता नहीं है, यह आपकी शैली से बहुत मिलती जुलती है। बाई शाओसोंग को ऐसा लगा मानो जियांग वेहाई ने उसके मन की बात तुरंत पढ़ ली हो। उसने हाथ से माथे का पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी आज रात अपने शिष्य के परिवार की मेजबानी कर रही है। चूंकि उसे दावतों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने सजावट में थोड़ी मदद की है। जियांग वेहाई का मूड अच्छा था। उन्होंने बाई शाओसोंग के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बाई शाओसोंग, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? शीर्षक 704, या तो सु चेन द्वारा विवाद। बाई शाओसोंग ने मन ही मन सोचा, तुम उस व्यक्ति के लिए मुझसे लड़ने आए हो, मैं घबराऊंगा क्यों नहीं। हालांकि अगर उन्हें सही से याद था तो जियांग वेहाई के केवल एक बेटा और दो बेटियां थीं। उनका बेटा विवाहित था, लेकिन उसके केवल बेटे ही थे। दो बेटियों में से एक का कई साल पहले देहांत हो गया था और छोटी बेटी जियांग जियांगजेन थी, जो उस समय जियांग वेहाई के साथ थी। जियांग जियांगजेन 77 वर्ष के थे। निश्चित रूप से वह एक बूढ़ी गाय बनकर कोमल घास चरते हुए नहीं रहना चाहते थे और सु चेन को अपना दामाद बनाना नहीं चाहते थे, है ना? अरे या वाह, जियांग परिवार निर्दयी था। पहले शेंग परिवार ने शेंग मान्याओं को भेजा था, लेकिन शेंग मान्याओं के कई घोटालों में शामिल होने के कारण उसने सीधे तौर पर उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया। उसके प्रतियोगी बहुत कमजोर थे, जिससे उसे काफ़ी संतुष्टि महसूस हुई। लेकिन अब जियांग परिवार ने लापरवाह आवारा लोग के एक शक्तिशाली व्यक्ति जियांग वेहाई को भेजा था। इसके अलावा जियांग जियांगजेन भी आ गई थी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जियांग जियांगजेन सु चेन की मां शियाओ युक्सियू का हाथ पकड़े हुए थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन क्या ये थोड़ा अटपटा नहीं लगा? जियांग जियांगजेन, तुम सु चेन की मां से भी बड़ी हो। और तुम बहुत बूढ़ी दिखती हो, तुम तो शियाओ युक्सियू की मां जैसी लगती हो। और फिर भी तुम एक बूढ़ी गाय की तरह कोमल घास चरना चाहती हो और सु चेन को खा जाना चाहती हो। वो उसे सु चेन को बचाना ही था। वह किसी भी परिस्थिति में सु चेन को जियांग जियांगजेन के चंगुल में नहीं पड़ने दे सकता था। जियांग जियांगजेन उनसे मात्र 3 साल छोटी थीं। हालांकि बाई शाओसोंग के मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, लेकिन बाहरी तौर पर उन्होंने जियांग वेहाई से बातचीत करते समय शांत, मुस्कुराते हुए और विनम्र बने रहने की पूरी कोशिश की। सु चेन ने बाई लुओ का अभिवादन करने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठ गए। जियांग वेहाई ने बाई शाओसोंग को अपने शियाओ युक्सियू और सु चेन के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं बताया। बाई शाओसोंग उसे पेय पदार्थ परोसने में व्यस्त था और सु चेन के करीब आने का उसे समय ही नहीं मिला। उन्हें लगा कि जियांग वेहाई का यही उद्देश्य था, अपने दामाद के लिए बिछाए गए जाल का पर्दाफाश करना और फिर उसे सु चेन से बात करने का अवसर न देना, क्योंकि वह अपनी सबसे छोटी बेटी और सु चेन के बीच होने वाले इस खूबसूरत विवाह को होने नहीं देना चाहता था। वह मन ही मन शिकायत कर रहा था, लेकिन बाहरी तौर पर वह सम्मानजनक बना रहा। इसी बीच सु चेन ने एक लाल आत्मा फल खाया और सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग, पता चला है कि होस्ट ने फीनिक्स ब्लड वर्मिलियन फ्रूट का सेवन किया है। फीनिक्स ब्लडलाइन का 1% एकत्रित किया गया है। फीनिक्स ब्लडलाइन का 100% एकत्रित होने पर 8 रत्नों वाले मुर्गे के भीतर छिपी फीनिक्स ब्लडलाइन सक्रिय हो जाएगी, जिससे 8 रत्नों वाला मुर्गा सच्चे प्राचीन भयंकर जानवरों में से एक फीनिक्स में रूपांतरित हो जाएगा। सिस्टम की आवाज़ सुनकर सु चेन आश्चर्यचकित रह गया। 8 रत्नों के मुर्गे में फीनिक्स वंश होने की उम्मीद नहीं थी। फीनिक्स वंश के 100% तत्वों को एकत्रित करने से 8 खजानों की मुर्गी प्राचीन और भयंकर जानवर फीनिक्स में परिवर्तित हो सकती है। 8 रत्नों के मुर्गे का जिक्र करते ही उसने तुरंत सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या 8 रत्नों की मुर्गी के भीतर भी फीनिक्स की कोई छिपी हुई वंशावली है? फीनिक्स में फैंग नर है और हुआंग मादा है। 8 रत्नों वाली मुर्गी में एक गुप्त हुआंग वंश है। यदि इसे 100% सक्रिय किया जाए तो यह असली प्राचीन भयंकर जानवर फीनिक्स में रूपांतरित हो सकती है। फैंग हुआंग नर और मादा के जोड़े को दर्शाता है। सिस्टम की व्याख्या सुनने के बाद सु चेन ने सिर हिलाया। तो बात यही थी। अपने सामने कटोरे में फीनिक्स ब्लड वर्मिलियन फ्रूट को देखकर सु चेन ने बाई लुओ की ओर देखा और कहा, मास्टर बाई, क्या ये फीनिक्स ब्लड वर्मिलियन फ्रूट्स और बचे हैं? हाँ। बाई लुओ के कुछ बोलने से पहले ही बाई शाओसोंग अचानक खड़ा हो गया और बोला। फिर वह सु चेन के पास पहुंचा और अपने निजी संग्रह में रखे हुए अंतिम 10 वर्मिलियन फीनिक्स ब्लड फ्रूट्स निकाले। अब उन्हें एक बड़ा निवेश करना था। जियांग परिवार पहले ही एक शक्तिशाली योद्धा को बेफिक्र आवारा लोक में भेज चुका था। अगर सु चेन उदारता नहीं दिखाता तो वह शायद बाई परिवार को जियांग परिवार जितना प्रभावशाली नहीं समझता। यद्यपि बाई परिवार वास्तव में जियांग परिवार से थोड़ा हीन था, फिर भी बाई शाओसोंग सु चेन को सर्वोत्तम संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार था। जब तक वह उसके पास था, सु चेन उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देती थी। ठीक है, धन्यवाद। ये वाकई में दयालु शब्द थे, इसलिए सु चेन ने बाई शाओसोंग से सीधे सीधे बात की।
लिनवानिक्सू खड़ी हुई, अपने कटोरे से फीनिक्स ब्लड वर्मिलियन फ्रूट को सू चेन की मेज पर रखा और कहा, पतिदेव, ये फीनिक्स ब्लड वर्मिलियन फ्रूट खा लीजिए। मैंने सू चेन को शायद ही कभी किसी चीज़ की चाहत जताते देखा हो, लेकिन अब जब उसने इस फीनिक्स ब्लड वर्मिलियन फ्रूट का जिक्र किया है तो निश्चित रूप से सू चेन को इसकी ज़रूरत है। इसलिए उसने उसे नहीं खाया और सू चेन को दे दिया। क्योंकि फीनिक्स ब्लड वर्मिलियन फ्रूट अत्यंत मूल्यवान था, इसलिए जब बाई शाओसोंग दृश्य को सजा रहा था तो उसने प्रत्येक मेज पर केवल एक फीनिक्स ब्लड वर्मिलियन फ्रूट और एक ड्रैगन सलाइवा फ्रूट रखा और बाकी अन्य प्रकार के स्पिरिट फ्रूट्स को सजावट के रूप में रखा। ठीक है, सू चेन ने मना नहीं किया। उसने तुरंत वर्मिलियन फीनिक्स ब्लड फ्रूट खाना शुरू कर दिया। फीनिक्स वंश का हिस्सा बढ़कर 12% हो गया है। सभी ने सू चेन को एक साथ इतने सारे फीनिक्स ब्लड वर्मिलियन फल खाते हुए देखा और अनुमान लगाया कि उसे इस प्रकार के आध्यात्मिक फल खाना पसंद है, इसलिए म्यूजिकिंग और अन्य लोगों ने भी बारी बारी से अपनी अपनी मेजों से फीनिक्स ब्लड वर्मिलियन फल सू चेन की मेज पर रख दिए। ये देखकर कि सू चेन फीनिक्स ब्लड वर्मिलियन फ्रूट्स खाना जारी रखने वाला था, बाई शाओसोंग ने उसे याद दिलाने के लिए तुरंत कहा, छोटे सू, तुम एक साथ बहुत सारे फीनिक्स ब्लड वर्मिलियन फ्रूट्स नहीं खा सकते, अन्यथा तुम्हारी नाक आसानी से सूज सकती है और खून बह सकता है। वर्मिलियन फीनिक्स ब्लड फ्रूट न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि इसमें एक ऐसी उग्र आभा भी थी जो साधारण स्पिरिट फ्रूट्स में नहीं होती थी और इसकी ऊर्जा अपार थी। एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट जो इसे खा लेता है वह सीधे उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच सकता है। इस बार उन्होंने काफ़ी निवेश किया था। उसने अपने पास मौजूद फीनिक्स वर्मिलियन फलों का पूरा स्टॉक निकाल लिया था, जिसमें 26 फल थे। बेशक वह सू चेन पर अपनी और अपनी सबसे छोटी बेटी बाई लुओ की अच्छी छाप छोड़ना चाहता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि सू चेन को कुछ भी हो। सू चेन मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ और इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। इसके अलावा उसे अपने भीतर अपार ऊर्जा का एहसास हो रहा था। 12 वर्मिलियन फीनिक्स फल खाने के बाद उसे लगा कि उसकी फसल में सुधार हुआ है। यदि आप अपनी बेटियों को ये सिंदूरी फल खिलाएं तो इससे उनकी संतानोत्पत्ति में काफ़ी सुधार हो सकता है। लेकिन कोई जल्दी नहीं थी। एक बार जब वह फीनिक्स वंश के सभी सदस्यों को इकट्ठा कर लेगा और 8 रत्नों वाले मुर्गे को असली प्राचीन भयंकर जानवर फीनिक्स में बदलने देगा, तब उसके पास घर की रक्षा के लिए एक और छोटा विशेषज्ञ होगा। आओ आओ आओ। उसने एक ही बार में सभी 26 फीनिक्स वर्मिलियन फल खा लिए और फीनिक्स वंश का 26% हिस्सा इकट्ठा करने में कामयाब रहा। बहुत बढ़िया। काम खत्म करने के बाद उसने ओल्ड बाई से पूछा कि उन्हें वे वर्मिलियन फीनिक्स फल कहाँ से मिले थे। ये देखकर कि 26 फीनिक्स वर्मिलियन फल खाने के बाद भी सू चेन के चेहरे पर सूजन नहीं आए और न ही उसकी नाक से खून बहा, बाई शाओसोंग ने राहत की सांस ली और फिर सू चेन को बताया कि उसने वह वस्तु कैसे प्राप्त की थी। ये वह चीज़ थी जिसे मैंने अनजाने में टोंगटियन द्वीप पर एक छातानुमा पेड़ से तोड़ लिया था। लेकिन उसी क्षण उन्होंने स्वयं ही उगे हुए सभी 26 फीनिक्स वर्मिलियन फलों को तोड़ लिया। टोंगटियन द्वीप, क्या ये वही द्वीप नहीं था जहां मैं 2 सप्ताह बाद श्रद्धांजलि सभा के लिए जाने वाला था? सू चेन ने ओल्ड बाई से एक नक्शा बनाने के लिए कहा। वह आधे महीने में लिनवानिक्सू के साथ टोंगटियन द्वीप पर हीरो प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह में भाग लेने जा रहा था। बाई शाओसोंग ने कहा, मैं सचमुच इसका नक्शा नहीं बना सकता। टोंगटियन द्वीप बहुत रहस्यमय है और हमने इस क्षेत्र के केवल एक छोटे से हिस्से का ही विकास किया है। उस समय मैं गलती से एक धुंध भरे इलाके में पहुंच गया और फिर एक छोटी सी दुनिया में प्रवेश कर गया जहां मैंने छाता वृक्ष देखा और फीनिक्स के सिंदूरी फल तोड़े। हालांकि मैं छातानुमा पेड़ की सटीक जगह नहीं बता सकता, लेकिन मैं उस जगह को बना सकता हूं जहां मुझे कोहरा मिला था। हालांकि यह कोहरा अक्सर अपनी जगह बदलता रहता है। बाद में मैं टोंगटियन द्वीप लौट आया और मुझे वह कोहरा फिर कभी नहीं दिखा। सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। लिटिल सिस्टर के शब्द। परिवार वालों, कल लिटिल सिस्टर 3 अपडेट्स के साथ अपना काम जारी रख पाएगी। कृपया लिटिल सिस्टर को अपना समर्थन जारी रखें। टिल्ड आप सभी को मेरा प्यार। टिल्ड शुभ रात्रि। टिल्ड। अध्याय 705। गुरुजी, मेरा आपसे एक निजी प्रश्न है। बोलने के बाद बाई शाओसोंग ने टोंगटियन द्वीप के खुले क्षेत्र का एक सरल नक्शा बनाया और फिर वहां मौजूद कोहरे को चिन्हित किया। सू चेन ने नक्शा लिया और बाई शाओसोंग के सम्मान में टोस्ट किया। सू चेन के साथ मुस्कुराते हुए और शराब पीते हुए बाई शाओसोंग ने अपने बगल में बैठे जियांग वेहाई के हावभाव को देखना नहीं भूला। जियांग वेहाई के चेहरे पर कोई बदलाव न देखकर उसने मन ही मन राहत की सांस ली। शायद जियांग वेहाई को अपनी छोटी सी योजना का एहसास ही नहीं हुआ था। फिर जब सू जेहान और अन्य लोगों ने ड्रैगन सलाइवा फ्रूट खाया तो वे सभी यह जानकर सुखद आश्चर्यचकित हुए कि वे एडवांस्ड ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच गए थे। मू जिकिंग, कू क्याओहुई और मू शेंगिंग भी एडवांस्ड ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गए। लिन काइवू, शियाओ योक्सियू और लिन वानिक्सियू तीनों एक साथ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच गए। दाबाओ और शियाओबाओ नाम के दोनों छोटे बच्चे भी एक ही बार में एडवांस्ड ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच गए। अब पूरा परिवार ग्रैंड मास्टर बन गया था।
ड्रैगन सलाइवा फ्रूट और फीनिक्स वर्मिलियन फ्रूट का साधारण मार्शल आर्टिस्टों पर समान प्रभाव पड़ता था, जिससे वे एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट से एक ही बार में एडवांस्ड ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच जाते थे। इससे लिन काइवू, शियाओ युक्सियू और लिन वानिक्सियू जैसे ग्रैंड मास्टर्स को भी लाभ हुआ, जो सुप्रीम ग्रैंड मास्टर के पद तक पहुंचे। हालांकि अलौकिक प्राणियों के लिए साधना में वृद्धि बहुत कम थी, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद साधना एक अत्यंत कठिन कार्य बन जाती थी। यह ऐसी चीज नहीं थी कि आप बस थोड़ा सा खाकर सीधे अगले राज्य में चले जाएं। इसलिए भले ही सुचेन ने 26 वर्मिलियन फीनिक्स फल और एक ड्रैगन सलाइवा फल खा लिया था, फिर भी वह मध्यम धुंध के चरण तक नहीं पहुंच पाया, जैसा कि सूये के साथ भी हुआ था। वर्मिलियन फीनिक्स फ्रूट्स और ड्रैगन सलाइवा फ्रूट्स की प्रभावशीलता किसी भी तरह से वीर प्रतियोगिता की व्यक्तिगत प्रतियोगिता में दूसरे पुरस्कार से कम नहीं थी। उस समय दूसरे स्थान का पुरस्कार 10 सिंदूरी फल थे, और एक सिंदूरी फल खाने से कोई भी जूनियर ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच सकता था। फीनिक्स वर्मिलियन फ्रूट या ड्रैगन सलाइवा फ्रूट खाने से आप एडवांस्ड ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये स्पष्ट था कि जब वानिक्सू की शिक्षिका बाई लुयान ने उन्हें इस बार आमंत्रित किया, तो उन्होंने वास्तव में उनके मनोरंजन के लिए बेहतरीन चीजें तैयार की थीं। मास्टर बाय, एल्डर बाय, धन्यवाद। सू चेन ने उन दोनों के सम्मान में अपना गिलास उठाया। हालांकि उनके घर में ऐसी मुर्गियां थीं जो ग्रैंड मास्टर्स को प्रशिक्षित करती थीं, और समय के साथ उनके परिवार के सभी सदस्य कुलीन ग्रैंड मास्टर बन सकते थे। हालांकि अगर सभी लोग जल्द ही ग्रैंड मास्टर बन जाते तो निस्संदेह बेहतर होता, क्योंकि दुनिया पहले ही अराजकता की ओर बढ़ने लगी थी। यद्यपि अब अन्य देशों में प्रकट होने वाले राक्षसी जीव इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार 5 महापरिवारों द्वारा छोड़े गए सामान्य राक्षसी जीव थे, ये स्पष्ट था कि 5 महापरिवार चाहते थे कि हर कोई इन राक्षसी जीवों को पहचान ले। आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयारी करने के लिए ब्लू स्टार में हालात शायद उथल पुथल भरे होने वाले थे। पहले उसकी ताकत बढ़ाना अच्छा था। लिन वानिक्सू ने कृतज्ञतापूर्वक बाय लुओ को अभिवादन करते हुए कहा, गुरुजी धन्यवाद। स्वागत है। थोड़ी देर में जब मैं अनंत पर्वत श्रृंखला के मामलों को निपटा लूंगी तो मैं तुमसे मिलने आऊंगी। बाय लू ने अनंत पर्वत श्रृंखला के नीचे के मामलों को निपटाने के बाद लिन वानिक्सू को बाय परिवार के अलौकिक गुप्त मार्ग पर ले जाने की योजना बनाई थी। ठीक है स्वामी जी, मैं थोड़ी देर में सुचेन से मिलने के लिए टोंटियन द्वीप जाऊंगा। अगर वहां अच्छा खाना मिला तो मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा है। लिन वानिक्सू बाय लुओ के बगल में बैठी उसके साथ पे पी रही थी, और बोलते समय उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी कर ली। हालांकि उस समय वहां मौजूद सभी लोग या तो ग्रैंड मास्टर थे या एक ट्रांसेंडेंट, और यहां तक कि एक शक्तिशाली एस्केप विशेषज्ञ शाओयाओ यू भी मौजूद था। इसलिए भले ही उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी रखी हो, अगर वहां साउंड प्रूफ कवर न होता तो दाबाओ और शाओबाओ सहित वहां मौजूद सभी लोग लिन वानिक्सू की बातें सुन लेते। तुरंत ही सू जिहान की 5 बहनें और 2 जिज्ञासु बच्चे दाबाओ और शियाओबाओ उत्सुकता से बाय लुओ की ओर देखने लगे। म्यूजिकिंग ने भी सुनने की इच्छा से अपने कान लगाए, क्योंकि वे लिन वानिक्सू के शिक्षक बाय लुओ के बारे में बहुत उत्सुक थे। इससे पहले जियांग वेहाई ने उन्हें घर पर बताया था कि बाय लुओ बाई परिवार की युवा पीढ़ी में एक अद्वितीय बाल प्रतिभा थी, और उसका स्तर पहले ही जड़ी बूटी संग्रहण स्तर तक पहुंच चुका था, जो बाय लुओ के पिता के स्तर से कम नहीं था। इसलिए लिन वानिक्सू द्वारा वह प्रश्न पूछे जाने पर वे ये भी जानना चाहते थे कि लिन वानिक्सू क्या पूछ रही थी। क्या ये बाय लुओ का छोटा सा रहस्य हो सकता है? बाय लुओ ने लिन वानिक्सू की ओर देखकर कहा, पूछो। जब वह बोल रही थी तभी बाय लू ने फलों की शराब पीने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी अनामिका उंगली हिल गई और तुरंत ही एक अदृश्य ध्वनि रोधक आवरण ने उसे और लिन वानिक्सू को घेर लिया। सू जिहान और बाकी सब ने नजरें फेर लीं, इधर उधर देखने का नाटक किया और असहजता को कम करने के लिए कुछ शब्द आपस में कह दिए। वे अपनी परदादी के छोटे से रहस्य को छुपकर सुनना चाहते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे पकड़े गए। कितना अजीब है टिल्ड। लिन वानिक्सू को अभी तक इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि उस समय वह इस बारे में सोच रही थी कि वह जो प्रश्न पूछना चाहती है उसे किस तरह से कहे ताकि वह अचानक न लगे। हिम्मत जुटाने के लिए फ्रूट वाइन का एक घूंट पीने के बाद लिन वानिक्सू ने अपने मन में उठ रहे संदेह को धीमी आवाज में व्यक्त किया। गुरुजी, हम एक दूसरे को 32 साल से जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा परिवार है और मेरी सभी बेटियां वयस्क हैं और 18 साल से अधिक उम्र की हैं। क्या आप उनके जीवन की खुशी के बारे में नहीं सोचते? जब भी लिन वानिक्सू ने बाय लुओ को देखा तो उसने उसे हमेशा अकेला ही देखा, लेकिन इस बार उसने बाय लुओ के बगल में किसी और को खड़े देखा, लेकिन वह बूढ़ा आदमी बाय लुओ का पिता था। इसका मतलब यह था कि उसके मालिक बहुत कम लोगों को जानते थे और उनका व्यक्तित्व बहुत ठंडा और अलग थलग था। उसे चिंता थी कि उसके मालिक को बहुत अकेलापन महसूस होता होगा। जब वह अपनी बेटी का पालन पोषण अकेले कर रही थी, तो जब भी रात को देर हो जाती थी और वह बिस्तर पर अकेली होती थी तो उसे अकेलेपन का एहसास होता था, थोड़ी सी ठंडक का।
विशेषकर सर्दियों के बीच में ये भावना और भी प्रबल हो जाती थी। हालांकि अब जब उसके पास सू चेन और एक परिवार था तो उसे अब अकेलापन महसूस नहीं होता था, न ही उसे तन्हाई या उदासी का अनुभव होता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके जीवन का हर दिन अलग है, ताजगी और उम्मीदों से भरा हुआ है। उसे भविष्य से बहुत उम्मीदें थीं। ये वाकई बहुत खुशी का पल था, बहुत अलग था। हालांकि ऐसे भी समय थे जब उसे चिंता और आशंका भी महसूस होती थी, लेकिन कुल मिलाकर यह अकेले रहने की तुलना में कहीं बेहतर था। इसलिए उन्हें यह भी उम्मीद थी कि उनके स्वामी को कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा जो उनके साथ चल सके। बायलुओ ने फ्रूट वाइन का एक घूंट लिया, लिन वानिक्सू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वानिक्सू, हम तुमसे थोड़े अलग हैं। जब आप दिव्य लोक में प्रवेश कर लेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। मैं विवाह या संतान या परिवार बसाने की तलाश में नहीं हूँ, बल्कि दाव, दीर्घायु और ब्रह्मांड में तारों के विशाल सागर की तलाश में हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस क्षण बायलुओ का चेहरा गंभीर हो गया। गुरुजी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनके पास सांसारिक मोहमाया पर ध्यान देने का ज्यादा समय नहीं है। उसकी मां की मृत्यु उस अथाह खाई में हुई और उसने शपथ ली, जब तक वह अथाह खाई समतल नहीं हो जाती, वह प्रेम के बारे में बात नहीं करेगी। उसके लिए प्यार के बारे में बात करना केवल समय बर्बाद करना, पलों को व्यर्थ ले जाना था। लिन वानिक्सू को बायलुओ की कही बात याद आई। वह दाव, दीर्घायु और ब्रह्मांड में तारों के विशाल सागर की खोज में लगी है। उसने सोचा कि शायद भविष्य में सू चेन भी इसी राह पर चलेगी। वह सू चेन के साथ तालमेल बनाए रखना चाहती थी, उसके साथ समान रुचियां रखना चाहती थी और अपनी शादी को उबाऊ होने से रोकना चाहती थी। सभी ने इस रात्रिभोज का भरपूर आनंद लिया और बहुत अच्छा समय बिताया। पूरे भोजन के दौरान बाई शाओसोंग बेचैन महसूस कर रहा था, जब तक कि सू चेन के परिवार को अलविदा कहने के बाद उसे हुआनफुक्वान से एक वीडियो कॉल नहीं आया। ये बुरा आदमी मुझे वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? बाई शाओसोंग ने वीडियो कॉल का जवाब दिया। अध्याय 706 चेन चेन, तुम बायलुओ के बारे में क्या सोचते हो? बाई शाओसोंग ने संदेह भरी निगाहों से वीडियो कॉल का जवाब दिया और जैसे ही उसने जवाब दिया उसने हुआनफुक्वान की चौड़ी आंखें देखीं। इससे बाई शाओसोंग चौंक गया और बोला, हुआनफुक्वान, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे इतना डरा दिया कि मेरी जान ही निकल गई। आमतौर पर वे दोनों सिर्फ फोन पर बात करते थे। इस बार उसने न सिर्फ उसे एक वीडियो भेजा, बल्कि फोन पर बात होने के बाद उसे एक भयानक तस्वीर भी दिखाई। क्या हो रहा है? क्या आप बीमार हैं? अरे, तुम अभी भी इतने जोशीले लहजे में क्यों हो? हुआनफुक्वान ने ये जानने के बाद पुकारा कि सू चेन का परिवार पहले ही बायलुओ के घर से जा चुका है। उसने तुरंत बाई शाओसोंग को वीडियो कॉल किया। वह उसकी दयनीय स्थिति देखना चाहता था, और अगर वह अब भी जीवित रहने की कोशिश कर रहा हो। अप्रत्याशित रूप से बाई शाओसोंग बिल्कुल ठीक था। बाई शाओसोंग की आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। हुआनफुक्वान, क्या तुम मेरा बुरा चाहते हो? नहीं, तुम उस समय इतनी तेजी से भागे थे। क्या तुमने सुना था कि जियान वेहाय आ रहा है? जी हाँ, आप जियान परिवार के दूर के रिश्तेदार हैं, आपको उनके मामलों के बारे में कुछ न कुछ तो पता ही होगा। क्या आप जानते हैं कि जियांग वेहाई चाहता है कि जियांग जेन युवा घास खाए, एक बड़ा व्यक्ति एक छोटे व्यक्ति के साथ डेटिंग करे? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआनफुक्वान हैरान दिख रहा था। वह क्या कह रहा था? मुझे हर शब्द समझ में आ रहा था, लेकिन कुल मिलाकर उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। बाई शाओसोंग ने चिढ़कर कहा, तुम अब भी मेरे साथ नासमझी का नाटक कर रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ सू चेन, मैं इस दामाद को जरूर हासिल करूंगा। बात करने के बाद बाई शाओसोंग ने फोन काट दिया। हुआनफुक्वान आश्चर्यचकित रह गया। फिर ये याद करते हुए कि जब उसने कहा था कि सू चेन उसका दामाद है, तो बाई शाओसोंग उस पर कैसे हंसा था, उसने तुरंत बाई शाओसोंग को एक संदेश भेजा और पूछा, क्या सू चेन ने इसे स्वीकार किया? इसी बीच दोनों प्रतिद्वंद्वी अपने दैनिक विवादों को जारी रखते रहे। सू चेन की बात करें तो जब वह और उसका परिवार घर लौट आए तो जियांग वेहाई ने उसे फोन किया और आंगन में बातचीत करने के लिए कहा। परदादाजी, क्या हुआ? बैठ जाओ और अपने परदादा के साथ गो का खेल खेलो। मैंने तुम्हारी माँ को कहते सुना है कि तुम गो बहुत अच्छा खेलते हो। वे ठीक हैं। अपने दादाजी के सामने सू चेन विनम्र बना रहा। इस प्रणाली द्वारा दिए गए शतरंज कौशल वाकई प्रभावशाली थे। मृतकों की भूमि में उस अधूरे खेल को उसने पुनर्जीवित किया और सीधे पूरा किया, जिससे मृतकों की भूमि का खजाना तंत्र सक्रिय हो गया। उसे कुनपेंग खजाना हड्डी प्राप्त हुई और उसने कुनपेंग खजाना कला सीख ली। जियांग वेहाई और सू चेन शतरंज खेलते हुए बातें कर रहे थे। उदाहरण के लिए, सू चेन ने इस बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप कैसे जीती और कैसे उसने अनंत पर्वत श्रृंखला में कुनपेंग खजाना कला प्राप्त करने का अवसर हासिल किया। पांचों महान परिवारों के लोग उसका पक्ष जीतने के लिए तरस रहे थे। यदि कोई परिवार आपको पत्नी का प्रस्ताव दे तो क्या आप स्वीकार करेंगे? नहीं, मेरे पास वानिक्सुए या जिकिंग है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वह न तो व्यभिचारी था और न ही दिन भर ऐसी बातों के बारे में सोचता रहता था।
वानिक्सू या जिकिंग जैसी पत्नियों का होना ही उसके लिए काफ़ी था। जियांग वेहाई ने मुस्कुराते हुए एक सफ़ेद मोहरा रखा और फिर अचानक पूछा, बाई लुओ के बारे में आपका क्या विचार है? सू चेन ने जियांग वेहाई को देखा, वह पूरी तरह से भ्रमित थी। आपको उसकी शक्ल सूरत कैसी लगी? सू चेन आश्चर्यचकित होकर बोली, पर दादाजी, क्या ऐसा हो सकता है? आप 103 साल के हो चुके हैं और अब भी जवान घास खाना चाहते हैं। ये तो ठीक नहीं है। सू चेन की बातों पर जियांग वेहाई इतना हंसा कि वह फूट फूट कर हंस पड़ा। उसने सू चेन के माथे पर थपथपाया और कहा, तुम क्या सोच रहे थे? अगर तुम्हारी परदादी को पता चल जाता तो वह इतनी क्रोधित हो जाती कि अपनी कब्र से उठ उठती। सू चेन ने अपना माथा रगड़ा और जियांग वेहाई से पूछा कि उसने अपने पहले के प्रश्न से क्या मतलब निकाला था। क्या आपको नहीं लगता कि आज रात के खाने का मतलब काफ़ी स्पष्ट था? जियांग वेहाई ने पूछा। सू चेन अब भोला भाला नौजवान नहीं रहा था। जियांग वेहाई की बातें सुनकर और बाई लुओ के घर की उत्सवपूर्ण लाल सजावट को याद करके उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, दादाजी, क्या आपका मतलब यह है कि बाई परिवार मुझे बाई लुओ को पत्नी के रूप में देना चाहता है? उन्होंने यह बात तब कही जब उन्होंने किसी को भी उनकी बात सुनने से रोकने के लिए ध्वनिरोधक अवरोधक को सक्रिय कर दिया। पहली बात तो ये थी कि उसे लगा कि यह सच नहीं हो सकता, और दूसरी बात यह थी कि वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी वानिक्सू और बाकी लोग इसे सुने। चाहे कुछ भी हो, बाई लुओ अपनी पत्नी वानिक्सू का स्वामी था। जियांग वेहाई मुस्कुराया और एक सफ़ेद सिक्का रखते हुए बोला, सटीक रूप से कहें तो यह इरादा बाई शाओसोंग का होना चाहिए, न कि बाई लुओ का। सू चेन ने एक काला मोहरा रखा और जियांग वेहाई के 3 सफ़ेद मोहरों पर कब्जा कर लिया, जिससे जियांग वेहाई ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। उसे पता ही नहीं चला और सू चेन ने वास्तव में उसके 3 सफ़ेद मोहरे पकड़ लिए थे। सू चेन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ कि प्रोफेसर बाई का ऐसा कोई इरादा नहीं है, वरना मेरे लिए मना करना बहुत मुश्किल होता। आखिरकार बाई लुओ उनकी पत्नी वानिक्सू के शिक्षक थे और उन्होंने दयालुतापूर्वक उन्हें पढ़ाया था। सू चेन की बातों पर जियांग वेहाई मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले, क्योंकि वे समझ गए थे कि उनका परपोता गपशप करके उन्हीं की गपशप को अपना बना रहा है। अगर वे अपने परपोते से हार गए तो उनके 103 वर्षीय चेहरे का उपहास होगा। 20 मिनट बाद जियांग वेहाई शतरंज के बोर्ड को खाली निगाहों से घूर रहा था। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वह सचमुच हार गया। वह अपने परपोते से हार गया, जो उससे कई पीढ़ियां छोटा था। जब जियांग शियांगज़ेन परिणाम के बारे में पूछने के लिए पास आई तो जियांग वेहाई ने हाथ हिलाकर शतरंज की बिसात को उलट पुलट कर दिया और फिर गो के मोहरों को महजों की टाइलों की तरह इस्तेमाल करते हुए जल्दी से पूछा, शियांगज़ेन, मेरे कमरे में चादरें बदलने में मेरी मदद करो। कल रात मुझे बहुत खुजली हो रही थी, मुझे नहीं पता कि कहीं मुझे उस चादर के कपड़े से एलर्जी तो नहीं है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बेफिक्र होकर घूमने की कला में माहिर एक माहिर, साधारण चादरों से एलर्जी। जियांगज़ेन की आंखों में संदेह झलक रहा था। हालांकि उसके पिता बोल चुके थे और उसने सोचा कि शायद उन्हें उस चादर के सेट का रंग पसंद नहीं आया। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है पिताजी, आप और चेन चेंग गो खेला करते थे। जियांग शियांगज़ेन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जियांग वेहाई ने फिर कहा, शियांगज़ेन, जल्दी करो और इसे बदल दो। काम खत्म होने पर मुझे फ़ोन कर देना, मैं थक गया हूं और मुझे आराम करने की ज़रूरत है। ठीक है। जियांग शियांगज़ेन चली गई। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि सादा ग्रे रंग का बिस्तर का सेट बिछा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके पिता घर पर इस्तेमाल करते थे। वह इसे नापसंद कैसे कर सकता है? अचानक जियांगज़ेन को कुछ सूझा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उस दिशा में देखा जहां सू चेन और जियांग वेहाई खिड़की के बाहर थे। वह तुरंत समझ गई और मुस्कुराई। चेन के शतरंज कौशल वाकई अद्भुत हैं। वास्तव में उसने अपने परदादा को हरा दिया। मैं सोच रही थी कि आज पिताजी इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे। एलर्जी के बारे में बात कर रहे थे और मुझसे बिस्तर की चादरें बदलने पर जोर दे रहे थे, यहाँ तक कि मुझे उनसे ये पूछने का मौका भी नहीं दे रहे थे कि हम जीते या हारे। वह चेन से हार गया और वह इसे स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदा है। उसी क्षण जियांगज़ेन ने अलमारी से एक नया पलंग निकाला और उसे बदलते हुए मन ही मन बुदबुदाई, बहन, आप निश्चिंत रहिए। आपकी बेटी एक्सियू बहुत अच्छी है और उसने एक बेहद बुद्धिमान और प्रतिभाशाली बेटे को जन्म दिया है। उसने न केवल राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, बल्कि अनंत पर्वत श्रृंखला में कुनपेंग खजाना कला भी प्राप्त की है। शेंग परिवार भी उनका विश्वास जीतना चाहता है। इसके अलावा आपका पोता गो के खेल में बहुत अच्छा है, उसने पिताजी को हरा दिया। कई सालों तक मैंने किसी को भी पिताजी को गो के खेल में हराते हुए नहीं देखा था। यदि आपको परलोक में यह बात पता चल जाए तो आप शांति से विश्राम कर सकेंगे। कुछ देर में मैं और पिताजी एक्सियू और उसके परिवार को पैतृक पहचान समारोह के लिए जियांग परिवार के पास वापस ले जाएंगे। उस समय एक्सियू की पहचान दुनिया के सामने उजागर हो जाएगी और शेंग परिवार को पता चल जाएगा कि जिसे वे तब नहीं चाहते थे, अब वे उस तक पहुंच भी नहीं सकते।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए जियांग जियांगजेन इस पैतृक सम्मान समारोह के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रही थीं। अध्याय 707 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ वीडियो कॉल और चीन लौटने के बारे में बातचीत 3 और अध्याय। शतरंज का एक खेल हारने के बाद जियांग वेहाई ने सू चेन को एक और खेल के लिए चुनौती दी, लेकिन फिर भी उससे हार गया। जियांग वेहाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा कि आज उसका भाग्य खराब है और देर हो रही है, इसलिए वह अगली बार सू चेन से फिर से 300 राउंड तक लड़ेगा। सू चेन मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं। खेल खत्म होने के बाद सू चेन अपनी बेटियों को देखने के लिए ऊपर चले गए। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन उनकी बेटियां बहुत उत्साहित थीं और दा बाओ और शियाओ बाओ भी अपनी बड़ी बहनों के साथ खेल रही थीं। वे इतनी उत्साहित थीं कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस रात सभी लोग ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच गए थे। सुकेक्सिन और सू योरू के फ़ोन लगातार संदेशों से बज रहे थे, जिससे पता चलता है कि वे अपनी खुशी अपने दोस्तों के साथ साझा कर रही थीं। सू चेन जानती थी कि सभी खुश हैं और उसने उन्हें खेलने दिया, लेकिन उनसे कहा कि वे आधी रात के बाद बाहर न जाएं, उन्हें रात 12 बजे से पहले अपने कमरों में वापस जाकर सोना होगा। दाबाओ और शियाओ बाओ को भी आज्ञाकारी होकर सोना पड़ा। अपनी बेटियों को निर्देश देने के बाद सू चेन अपने बेडरूम में लौट गई। लिनवानिक्सू कमरे में म्यूजिकिंग को युआन फने स्पिरिट फोजिंग की गुप्त कला का अभ्यास करना सिखा रही थी ताकि आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण किया जा सके। सू चेन के अंदर आने के बाद उसने उन्हें परेशान नहीं किया, बल्कि उनके पीछे रहकर उन्हें साधना करते हुए देखता रहा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसने पाया कि लिनवानिक्सू की आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही सॉसेज के आकार की कील में संघनित हो सकती है, जबकि म्यूजिकिंग की आध्यात्मिक शक्ति अभी भी काफ़ी बिखरी हुई थी और केवल एक पतले सुई जैसे बिंदु में संघनित हो सकती थी। दोनों अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए लगन से प्रयास कर रहे थे। ठीक उसी समय सू चेन के फ़ोन में कंपन हुई। सू चेन ने उन्हें बीच में नहीं टोका, उसने अपना फ़ोन उठाया, कमरे से बाहर निकली और कॉल का जवाब देने के लिए दूसरी मंजिल की बालकनी में चली गई। ये बूढ़े यान का फ़ोन था। सू चेन ने फ़ोन उठाया। ओल्ड यान ने सू चेन को बताया कि उड़ान मार्ग के लिए आवेदन स्वीकृत हो गया है और फिर उसे सूचित किया कि ड्रैगन देश की शाही राजधानी ने उसके लिए एक भव्य स्वागत समारोह तैयार किया है। मैंने सू चेन को पहले से ही चेतावनी दे दी थी ताकि उसे अचानक आश्चर्य न हो। बूढ़े यान ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात आकाश से मीटियोर्स गिरेगी। पूरे ड्रैगन देश के लोग जब उस बारिश में स्नान करेंगे और ओस का सार ग्रहण करेंगे, तो चाहे उनकी शारीरिक क्षमता या उम्र कुछ भी हो, वे सभी अपनी नींव मजबूत कर लेंगे और मार्शल आर्टिस्ट बन जाएंगे। सभी लोग बेहद उत्साहित हैं। कल रात से ही पूरा देश जश्न मना रहा है। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि आप कब देश लौटेंगी, और वे कहते हैं कि वे आपको वानिक्सूए या लिटिल एट सबसे भव्य स्वागत समारोह देना चाहते हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि आप शाही राजधानी में उतरने वाले हैं, सब लोग वहां दौड़ पड़े और शाही राजधानी लोगों से लगभग भर गई। सौभाग्य से सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लागू कर दिए थे। ये हमारे ड्रैगन देश के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, इतिहास में अभूतपूर्व। उस समय ओल्ड यान की आवाज़ में अपार भावनाएं झलक रही थीं। हालांकि उन्होंने अभी अभी एक बैठक समाप्त की थी और अपने वरिष्ठों से ड्रैगन देश में बाहरी क्षेत्र से संसाधन, कर्मी आदि वापस भेजने की अनुमति प्राप्त कर ली थी, जो कि एक विशाल और महत्वपूर्ण परियोजना थी। फिर भी सू चेन की वापसी के विचार से उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला और उनके होठों पर मुस्कान आ गई। ठीक है बूढ़े यान, मैं समझ गया, सू चेन ने सहमति जताई। सू चेन जानता था कि बूढ़े यान को बहुत सारे काम निपटाने हैं, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, कुछ अच्छे शब्द कहे और फ़ोन काट दिया। कुछ ही देर बाद उन्हें वीचैट पर एक नया संदेश मिला। यह उनके सबसे अच्छे दोस्त चेन पेंग का संदेश था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि वे देश कब लौटेंगे। इन दिनों वे सू चेन के लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और लगातार उसके बारे में चिंतित थे। जब उन्हें पता चला कि सू चेन ने चैंपियनशिप जीत ली है, तो वे बहुत उत्साहित हुए और उन्हें संदेश भेजना या फ़ोन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि इससे वह परेशान हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आज रात वे जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए और चर्चा करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सू चेन को जल्द ही लौट आना चाहिए, इसलिए चेन पेंग ने सबकी ओर से सू चेन को एक संदेश भेजा। उन्होंने फ़ोन नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे सू चेन के कारोबार में बाधा आएगी। वीचैट के माध्यम से संदेश भेजना कहीं बेहतर था। सू चेन इसे तब पढ़ सकता था जब उसके पास समय होता था और जब वह खाली होता था तब जवाब दे सकता था। चेन पेंग का संदेश पढ़ने के बाद सू चेन थोड़ी भावुक हो गई। अभी एक महीना भी नहीं बीता था, लेकिन उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ चुके थे। उसे लगा कि उनके साथ बिताए पिछले 37 वर्षों में घटी घटनाएं पिछले महीने में घटी घटनाओं जितनी असंख्य नहीं थीं, क्योंकि अतीत में उसने अपना अधिकांश समय एक रस और नीरस जीवन जीने में बिताया था। पिछला महीना वाकई रोमांचक था और उनका विश्व दृष्टिकोण लगातार विस्तृत होता गया। हालांकि उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अब वह अपने सबसे अच्छे दोस्तों से संबंध नहीं रख सकती। उन्होंने तुरंत चेन पेंग को वीडियो कॉल किया।
वीडियो कॉल कनेक्ट होते ही चेन पेंग ने कैमरे का एंगल एडजस्ट किया। वीडियो में सुचेन को चेन पेंग का आधा चेहरा दिखाई दे रहा था और उनके पीछे हुजीहुआ, लुओ जियानहुआ, हुजीहुआ की पत्नी और उनका बेटा उत्साहपूर्वक उनका अभिवादन कर रहे थे। सुचेन, अंकल सुचेन, मैंने आपको एक संदेश भेजा था। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको परेशान नहीं किया होगा, चेन पेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुचेन ने एक एक करके उन सभी का अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं कल रात देर से लौटा था और आज दोपहर तक सोता रहा। मैंने बाहर खाना खाया, वापस आया और गो के 2 गेम खेले। कुछ खास नहीं। ओह, चेन पेंग, तुम्हारे बगल में बैठी वो लड़की मुझे कुछ अपरिचित सी लग रही है। चेन पेंग ने कैमरा घुमाकर सुचेन से उसका परिचय कराते हुए कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था, वह भी मेरी तरह ही काम करती है, वह एक वेब नॉवलिस्ट है। अब वह मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका नाम यंग हुआन है। सुचेन को याद आया कि एलीट प्रतियोगिता के लिए विदेश जाने से पहले उसने चेन पेंग और अन्य लोगों को खाने पीने के लिए आमंत्रित किया था। बातचीत के दौरान चेन पेंग ने उन्हें एक लेखिका के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया था। उसने तो यहाँ तक शेखी मारी थी कि वह क्रिसमस के दिन जोंघाई जाकर उससे अपने प्यार का इजहार करने की योजना बना रहा है। अब ऐसा लग रहा था कि कबूलनामा सफल रहा था। उस दिन घर लौटते समय उनकी पत्नी वानिक्सु को पहले ही पता चल चुका था कि चेन पेंग वही लेखक थे जिनके बारे में यंग हुआन ने उन्हें बताया था। हालांकि उसने यंग हुआन की तस्वीर नहीं देखी थी, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाया। ये देखकर कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसकी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त, एक भरोसेमंद लड़की, का दिल जीत लिया है और उन दोनों की रुचियां भी मिलती जुलती हैं, सुचेन ने मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी। चेन पेंग, बधाई हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है। शादी करने की तुम्हारी क्या योजना है? उनकी उम्र में रोमांटिक मुलाकातों का आमतौर पर लक्ष्य शादी ही होता था। ये कहते ही चेन पेंग के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, जल्द ही, जब हमारी शादी होगी और दावत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। बस मुझे नहीं पता कि तब तुम्हारे पास आने का समय होगा या नहीं। सुचेन की नज़र अब इतनी तेज हो गई थी कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के चेहरे पर पल भर के लिए छाई उदासी को देख लिया, लेकिन वीडियो कॉल के दौरान उसने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। उसने मन ही मन ये बात याद रख ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगा। चेन पेंग ने फ़ोन हुजीहुआ को सौंप दिया, ये जानते हुए कि हुजीहुआ और अन्य लोगों को भी सुचेन से बहुत कुछ कहना था। बूढ़े सू, मैं सचमुच आपका आभारी हूँ। जब से मैंने मार्शल आर्ट के बारे में जाना, मैंने अपने बेटे को परीक्षा दिलवाने के लिए ले गया, लेकिन उसे मार्शल आर्ट का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वह मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अपनी पहचान नहीं बना सका। अब जब आपने राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली है, तो कल रात हमारे पूरे ड्रैगन देश पर उसकी मीठी बूंदें गिरेंगी। हर कोई मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अपनी पहचान बना सकेगा। ये सचमुच अद्भुत है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपका शुक्रिया अदा करने के लिए क्या कहूँ। जब आप देश लौटें, जब आपके पास समय हो, तो मुझे आपके साथ तब तक जमकर पीना है जब तक हम बेहोश ना हो जाएं। मेरी बहन के शब्द। तीसरा अपडेट आ गया। मैं कल इस किताब के लिए 3 अपडेट पोस्ट करने की कोशिश करूंगा और लिन यू की किताबों के अपडेट फिर से शुरू हो जाएंगे। चलो चलो चलो। अध्याय 708, वानिक्सु जिकिंग, हम घर लौटने पर शादी का भोज आयोजित करेंगे। सुचेन मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं। उसने अपने दोस्तों के साथ आधे घंटे से अधिक समय तक कई विषयों पर बातचीत की। उन्होंने व्यक्तिगत प्रतियोगिता, राष्ट्रीय प्रतियोगिता आदि के बारे में बात की। हालांकि मार्शल आर्ट के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा अंतर था, फिर भी वे दोस्त बने रहे। जब तक वे बात करना चाहते थे, उनका तालमेल अच्छा बना रहता था। उन्होंने उनके साथ मार्शल आर्ट के बारे में कुछ जानकारी भी साझा की और उन्हें सलाह दी कि वे फिलहाल यात्रा न करें और शाही राजधानी में ही रहें। हालांकि घरेलू बाजार में मॉन्स्टर टाइप गेम उपलब्ध नहीं थे, लेकिन विदेशों में कुछ गेम मौजूद थे। उन्होंने ये भी बताया कि ये राक्षस तो केवल सबसे सामान्य थे और कुछ अन्य राक्षस तो इनसे भी अधिक शक्तिशाली थे, जो अथाह गहराई में दबे हुए थे। भविष्य शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। उन्होंने उनसे कहा कि अगली रात मीठी ओस में स्नान करके मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद उन्हें लिन परिवार के मार्शल आर्ट हॉल में जाकर मार्शल आर्ट सीखना चाहिए और अधिक शक्तिशाली बनना चाहिए। वे सभी उसके अच्छे दोस्त थे और सुचेन को उम्मीद थी कि वे सब सुरक्षित होंगे। चेन पेंग और अन्य लोगों ने सुचेन की बातों को बहुत गंभीरता से लिया। फोन रखने के बाद सुचेन ने गहरी सांस ली। कल सुबह वह दूर देशों को छोड़कर ड्रैगन साम्राज्य लौट जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि वुलियांग पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थिति स्थिर बनी रहेगी। इसे और मजबूत होने के लिए अधिक समय देना। इसके अलावा चेन पेंग के माथे पर दिख रही चिंता को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी मुसीबत में फंस गया है। चेन पेंग उसका सबसे अच्छा दोस्त था। जब वह ड्रैगन किंगडम लौटेगा तो वह उससे व्यक्तिगत रूप से स्थिति के बारे में पूछेगा। अगर उसने फ़ोन पर पूछा होता तो चेन पेंग शायद अपने स्वभाव के कारण कुछ नहीं कहता। चेन पेंग उसे तुच्छ बातों से परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे जवाब पाने के लिए उसे आमने सामने पूछना पड़ा।
चेन पेंग ने पहले भी कई तरह से उसकी मदद की थी। अब जब वह सफल हो गया था तो स्वाभाविक रूप से वह अपने अच्छे दोस्त को नहीं भूलेगा। पति लिन वानिक्सू की आवाज़ उसके पीछे से आई। सू चेन ने पीछे मुड़कर देखा तो लिन वानिक्सू उसकी ओर आती हुई दिखाई दी। पतिदेव, क्या आप थोड़ी देर पहले कमरे में वापस आए थे? हाँ, मैंने तुम्हें और जिकिंग को साधना करते देखा था, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। चेन पेंग ने अभी मुझे फ़ोन किया था। अंदाज़ा लगाओ कि चेन पेंग और तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त यंग हुआ अब साथ हैं। सू चेन ने अपना दाहिना हाथ खोला और लिन वानिक्सू उसके दाहिनी ओर चलकर उसके बगल में रेलिंग पर झुक गई। सू चेन ने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर डाल दिया। लिन वानिक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर तो यही लगता है कि तुम दोनों साथ हो, है ना? तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया पत्नी। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हें क्या इनाम देना चाहिए? सू चेन ने धीमी हंसी के साथ पूछा। लिन वानिक्सू ने आश्चर्य से पूछा, क्या वे सचमुच साथ हैं? उस लड़की के साथ कुछ इतना अच्छा हुआ कि उसने मुझे इसके बारे में बताया तक नहीं। उसने मुझे एक संदेश भेजा है जिसमें पूछा है कि क्या मैं कल रात आधी रात को ड्रैगन किंगडम वापस जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि उसे समय कैसे पता चला। क्या यंग हुआ चेन पेंग के ठीक बगल में थी जब उसने तुम्हें फ़ोन किया था? हाँ, बिल्कुल सही। चेन पेंग हु जिहुआ के परिवार और लुओ जियानजुन के समूह के साथ देर रात नाश्ता कर रहा था। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी वहीं था। लेकिन जब मैंने उनके शादी करने का जिक्र किया तो चेन पेंग के चेहरे पर थोड़ी सी चिंता झलक उठी। मैं घर पहुंचकर इस स्थिति के बारे में पूछने की योजना बना रहा हूँ। लिन वानिक्सू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं थोड़ी देर में यंग हुआ से इस बारे में पूछ लूंगी। हाँ, चलिए देखते हैं कि उन्हें क्या समस्याएं हुई हैं। अगर वे किसी परेशानी में हैं तो हम उनकी मदद कर सकते हैं, सू चेन ने कहा। अब उसके पास अपने दोस्तों की मदद करने की ताकत और क्षमता थी। लिन वानिक्सू ने सू चेन से पूछा कि कुछ देर पहले नीचे जियांग वेहाई के साथ शतरंज के खेल में कौन जीता था। सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें न तो कोई विजेता है और न ही कोई हारने वाला। उन्हें पता था कि उनके परदादा अपनी दिखावट को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। लिन वानिक्सू को सू चेन की बातों में सच्चाई का आभास हो गया। उसने मुस्कुराते हुए इस मुद्दे पर और जोर नहीं दिया और सू चेन से दूसरी बातों पर चर्चा करने के लिए बाहर चली गई। सू चेन ने लिन वानिक्सू के कंधे पर हाथ रखा, उसे अपनी ओर खींचा और कहा, पत्नी, जब हम इस बार घर लौटेंगे तो हम तुम्हारे, जिकिंग और मेरे लिए शादी का भोज आयोजित करेंगे। हालांकि मैं उन दोनों के साथ शादी को पंजीकृत नहीं करा सकता, फिर भी हमें उचित समारोहों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर लिन वानिक्सू का छोटा सा शरीर थोड़ा कांप गया। उसने मुड़कर सू चेन को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने शादी का पंजीकरण कराया था या नहीं। जब तक सू चेन उसे और उसकी बेटियों को अपने दिल में जगह देता था और उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था, तब तक इतना ही काफ़ी था। कुछ देर गले मिलने के बाद लिन वानिक्सू ने खुशी से सू चेन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो वापस कमरे में चलते हैं और जिकिंग को खुशखबरी सुनाते हैं। कुआं मुख्य शयन कक्ष में लौटकर सू चेन ने जिकिंग को ड्रैगन साम्राज्य में आयोजित होने वाले विवाह भोज के बारे में बताया। फिर उसने अगले दिन अपने माता पिता और ससुराल वालों को सूचित करने की योजना बनाई और शुभ तिथि चुनने का काम बड़ों पर छोड़ दिया। वे अन्य रिश्तेदारों को आमंत्रित नहीं करेंगे, केवल दोनों पक्षों के सबसे करीबी परिवार के सदस्यों को ही गवाह के रूप में बुलाएंगे और लिन वानिक्सू और जिकिंग दोनों चमकीले लाल रंग के शादी के कपड़े पहनेंगी। विवेकपूर्ण। आखिरकार ड्रैगन साम्राज्य में एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी। इस व्यवस्था का सम्मान करना आवश्यक था। लिन वानिक्सू ने जिकिंग से कहा, जिकिंग, तुम और तुम्हारे पति आज रात यहीं सो जाओ। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त से कुछ बातें करनी हैं। वुलियांग पर्वत श्रृंखला में अपने प्रवास के दौरान सू चेन पूरी तरह से उसके साथ था और वह जानती थी कि जिकिंग ने उसकी कितनी परवाह की थी और उस दौरान उसे उसकी कितनी याद आई थी। जब वे तीनों एक साथ होते थे तो निस्संदेह ऐसी कई बातें होती थीं जिन्हें कहना असहज होता था, खासकर अंतरंग बातचीत। इसलिए उन्होंने आज रात का समय जिकिंग और सू चेन के लिए छोड़ दिया। पतिदेव, आज रात का आनंद लीजिए। अगर आप थोड़ी देर खेल लें तो कोई बात नहीं। कल हमारे पास कोई काम नहीं है, इसलिए आप दोपहर में उठ सकते हैं, लिन वानिक्सू ने सू चेन से हंसते हुए कहा। सू चेन मुस्कुराया और शरारती अंदाज में अपना माथा हिलाया। लिन वानिक्सू अपने कमरे में लौटी, जल्दी से नहाया, बाल सुखाए और बिस्तर पर लेट गई। उसने यंग हुआ को मैसेज करके पूछा कि क्या वह रात में देर से कुछ खाने वाली है। यंग हुआन, तू, क्या आपको पहले से ही पता है? लिन वानिक्सू, आप क्या सोचती हैं? मेरे पति ने आपको देख लिया। यंग हुआन, मैं अभी अभी होटल वापस आई हूँ। लिन वानिक्सू, क्या तुम चेन पेंग के घर पर नहीं रुकी थी? यंग हुआन, नहीं, हम अभी भी सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। लिन वानिक्सू, क्या आप कमरे में अकेले हैं? यंग हुआन, हाँ, चेन पेंग मुझे छोड़कर चला गया।
लिन वानिक्सू ने यंग हुआनहुआन को एक वीडियो कॉल किया। यिंग वान वान कंटेस्टो। लिन वानिक्सू ने यंग हुआनहुआ द्वारा पहले किए गए मजाक का जवाब अपनी सहेली को देते हुए कहा, यंग हुआनहुआ, होटल में अकेले रहना, ये तो तुम्हारी शान नहीं है। मेरी शैली क्या है? क्या आपको अपनी शैली का ज्ञान नहीं है? आपके लिखे उपन्यास हमेशा अश्लील होने के कारण प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं अभी भी एक छोटी लड़की हूँ, मुझे शर्म आएगी। श्रीमती, क्या आप अब भी मेरे सामने नाटक कर रही हैं? हे विकृत व्यक्ति, अपना असली रूप दिखाओ। बहन वानिक्सू, मैं हार मानती हूँ। क्या आप मुझे एक शर्मीली महिला होने का नाटक करने नहीं दे सकती? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप और चेन पेंग आधिकारिक तौर पर कब से प्रेमी प्रेमिका बने हैं? पिछले महीने की 25 तारीख थी, क्रिसमस की रात। वह मुझे ढूंढने के लिए शहर का नाम आया और मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। रुको, ये सही नहीं है, हमने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। मुझे प्रेम कहानियों की दर्शक बनने की कोई जल्दी नहीं है, मैं अपनी प्रेम कहानी खुद बनाना पसंद करती हूँ। मुझसे प्रेम कहानियों के बारे में बात मत करो। मुझे तुमसे पूछना है, क्या तुम और चेन पेंग के बीच कोई समस्या है? क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी को मंजूरी नहीं देते? लिन वानिक्सू एक सीधी सादी इंसान थी। वह सीधे मुद्दे पर आ गई। उसे यंग हुआनहुआ के माता पिता की सोच के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन उसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी। भले ही चेन पेंग का तलाक हो चुका था, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए यह पहली शादी से अलग नहीं था। अध्याय 709, यंग हुआनहुआन की चिंताएं। इसके अलावा उसके पति ने उसे बताया था कि चेन पेंग एक अच्छा इंसान था, हालांकि वह थोड़ा घर में रहना पसंद करता था। उनका तलाक उसकी पूर्व पत्नी की बेवफाई के कारण हुआ था और उसने उसे केवल इसलिए तलाक दिया क्योंकि वह इस सदमे को सहन नहीं कर सका। जब तक चेन पेंग और यंग हुआनहुआ सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं और जीवन भर साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। जब इस बात का जिक्र हुआ तो यंग हुआनहुआ ने स्पष्ट रूप से भौहें चढ़ा लीं। वे मेरे माता पिता नहीं हैं। शुरू में मेरे माता पिता के चेन पेंग से मिलने से पहले वे निश्चित रूप से हमारे साथ रहने को मंजूरी नहीं देते थे, लेकिन चेन पेंग से मिलने और उनसे बात करने के बाद उन्होंने हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी। लेकिन लिन वानिक्सू ने ध्यान से सुना। वह जानती थी कि लेकिन के बाद आने वाला हिस्सा ही महत्वपूर्ण था। लेकिन क्या आपको याद है कि मैंने आपको पहले एक जुनूनी प्रशंसक के बारे में क्या बताया था? लिन वानिक्सू ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, मुझे याद है। उसने तुम्हारी किताब के लिए 1000 युआन टिप के तौर पर दिए, तुम्हारे ग्रुप में शामिल हुआ, मॉडरेटर बन गया और फिर चुपके से सबको बताता फिरने लगा कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और फिर जब आपने उसे लोगों से ऐसा न कहने के लिए कहा और समूह में समझाया कि आप दोनों सिर्फ एक सामान्य लेखक और प्रशंसक हैं, तो उसने समूह में सभी को बताया कि यह आप दोनों के बीच बहस के कारण हुआ था, उन्हें आपको अनदेखा करने के लिए कहा और यहाँ तक कि आपको आज्ञाकारी रहने और इस तरह की बातें करने के लिए भी कहा। अंततः आपने उसे समूह से निकाल दिया और फिर उसने एक पागल आदमी की तरह आपकी किताब के समीक्षा अनुभाग में टिप्पणियां पोस्ट की, इंटरनेट ट्रोल्स को काम पर रखकर आपको घटिया औरत कहा जो लोगों का इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें छोड़ देती है, और कहा कि जब आप मशहूर हो गईं तो आपने अपने विकलांग प्रेमी को छोड़ दिया। जब आपने उसे म्यूट कर दिया तो उसने आपको अपमानित करना जारी रखने के लिए वैकल्पिक खाते खोल लिए और उसने ऐसा पूरे 1 महीने तक किया। अंततः उन्होंने लिखना बंद कर दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने किसी को पुरुष पाठकों के लिए एक उपन्यास लिखने के लिए नियुक्त किया और वह पुस्तक बेस्टसेलर बन गई। कहानी एक ऐसे नायक से शुरू होती है जिसका एक पैर विकलांग है और वह अपनी प्रेमिका के प्रति पूरी तरह समर्पित है, उसे अपना सारा पैसा और ऊर्जा दे देता है। अंततः प्रेमिका प्रसिद्ध हो गई, उसने उसे छोड़ दिया और फिर उसने एक रणनीति अपनाई, उसके पैर ठीक हो गए और उसने धीरे धीरे उससे और उसके परिवार से बदला लेना शुरू कर दिया। अंत में उसने एक करोड़पति पत्नी भी ढूंढ ली और अपनी पूर्व प्रेमिका के परिवार को नीचा दिखाने और अपमानित करने में जुट गया। सही कहा ना? यंग हुआनहुआन काफी समय से इस बारे में बात कर रहा था, इसलिए उसे यह बात बहुत अच्छी तरह याद थी। हाँ, ये वही है। उसी क्षण यंग हुआनहुआन ने अपनी कनपटी मल ली। ऐसे जुनूनी प्रशंसक का होना वाकई उसके लिए सिरदर्द बन गया था। लिन वानिक्सू ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या ये सब 3 साल पहले खत्म नहीं हो गया था? क्या तुम फिर से मुसीबत खड़ी कर रहे हो? यंग हुआनहुआन ने सिरदर्द के साथ कहा, 3 साल हो गए हैं, है ना? मैंने सोचा था कि उनकी किताब सफल होने के बाद मेरे पास इस बारे में सोचने का समय ही नहीं होगा। मैंने उनकी किताब पर कोई टिप्पणी नहीं की, नहीं मैंने किसी को बताया कि मैं उन्हें जानती हूँ। मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि उनका कोई अस्तित्व भी है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसी महीने की 8 तारीख को उसे किसी तरह मेरे माता पिता का पता मिल गया। वह मेरे माता पिता के घर तरह तरह के महंगे आध्यात्मिक फल और कीमती उपहार लेकर आया और कहने लगा कि हम डेटिंग कर रहे हैं और मैं गर्भवती हूं और मुझे बहुत तेज उल्टी हो रही है, इसलिए मैं उनके साथ उनसे मिलने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी।
तो वह उनसे मिलने सिर्फ इसलिए आया ताकि वह मुझसे शादी करने की अनुमति मांग सके। ये सुनकर लिन वानिक्सू दंग रह गई। ऐसे अजीबोगरीब लोग भी होते हैं। वह तो मनगढ़ंत बातें बनाने में माहिर है। उसने तो गर्भावस्था और सुबह की उल्टी जैसी चीजें भी ईजाद कर दी। 1 मिनट रुको, स्पिरिट फ्रूट, लिन वानिक्सू ने अचानक पूछा। यंग हुआनहुआ का चेहरा गंभीर हो गया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह एक आध्यात्मिक फल है। यही मुख्य बात है। मेरे माता पिता ने इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया क्योंकि 3 तारीख को ही मैं चेनपेंग को उनसे मिलवाने लेकर गई थी। मेरे माता पिता जानते थे कि मैं चेनपेंग के साथ हूँ, इसलिए जब अचानक कोई ऐसा व्यक्ति उनके सामने आ गया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। हालांकि जब इस प्रशंसक ने मेरे माता पिता से अपना परिचय दिया तो उसने कहा कि उसका असली नाम जेंग डी है, वह 5वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट है, और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि उसका एक बहुत शक्तिशाली रिश्तेदार है जो उसे पारलौकिक स्तर तक ले जाएगा, उसे पारलौकिक बना देगा इत्यादि, और यह भी कि वह मुझे और हमारे परिवार को भी कम से कम महान गुरु बना देगा। पहले तो मेरे माता पिता को लगा कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उसने अचानक उनके सामने अपने मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन किया तो वे भयभीत हो गए। मेरे पिता ने बताया कि जेंग डी उस समय बहुत क्रूर था। हालांकि उसने उन पर चिल्लाया नहीं, लेकिन उसकी निगाहों में हत्या का इरादा झलकता था। उन्होंने पवित्र आत्मा के फल का उल्लेख करते हुए कहा कि वे मुझे थोड़ी देर में उनसे मिलने के लिए वापस लाएंगे। उन्होंने दोनों बुजुर्गों से आने वाले दिनों में एक शुभ तिथि चुनने को कहा ताकि हम दोनों उस दिन अपना विवाह पंजीकृत करा सकें। उसके जाने के तुरंत बाद मेरे माता पिता ने मुझे फ़ोन किया और मैं उनसे मिलने के लिए तुरंत वापस आ गया। यंग हुआनहुआ द्वारा पूरी स्थिति समझाने के बाद लिन वानिक्सू ने गंभीर भाव से कहा, हुआनहुआ, चिंता मत करो और अपने माता पिता से भी कहो कि वे भी चिंता न करें। मैं अब शीर्ष स्तर की ग्रैंड मास्टर हूँ। उसके लिए, जो केवल 5वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट है, तुम्हारे माता पिता को इस तरह डराना धमकाना और तुम्हें उससे शादी करने के लिए मजबूर करना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं कल सुबह 2 बजे ड्रैगन साम्राज्य के लिए उड़ान भर रहा हूँ। 10 घंटे की उड़ान है और दोपहर के आसपास शाही राजधानी पहुँच जाऊँगा। आपको पहले अपने माता पिता को शाही राजधानी ले जाना चाहिए। यंग हुआनहुआ ने भौहें चढ़ाकर कहा, बहन वानिक्सू, क्या यह आपके लिए बहुत अधिक परेशानी का कारण नहीं होगा? मुझे नहीं पता कि जेंग डी के पीछे कौन है। वह इतने महंगे आध्यात्मिक फल पैदा कर सकता है। वह खुद 5वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट है और उसने तो ये भी कहा था कि वह भविष्य में एक ट्रांसेंडेंट बनेगा और मेरे माता पिता और मुझे ग्रैंड मास्टर बनने में मदद करेगा। मुझे बहुत चिंता है कि उसके पीछे कोई बड़ी ताकत है और मुझे डर है कि इससे आपके परिवार को परेशानी होगी। दरअसल चेनपेंग नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें ये बताऊं। मैं भी तुम्हें बताने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन क्योंकि तुमने पूछा और मैं घबराया हुआ था इसलिए मैंने अचानक ही बता दिया। बहन वानिक्सू, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। हम दोनों कभी आमने सामने नहीं मिले हैं, नहीं हमारा कभी कोई संपर्क हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि वह मुझे पसंद करता है इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है। शायद वह मुझे जाने नहीं देना चाहता। मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी जिससे वह मेरे प्रति इतना जुनूनी होना बंद कर दे। यंग हुआनहुआ लिन वानिक्सू की 2 सबसे अच्छी सहेलियों में से एक थी। उसकी सबसे अच्छी सहेलियों में से एक मू जिकिंग थी और दूसरी यंग हुआनहुआ थी। मू जिकिंग ने उसके साथ जो समय बिताया वह वास्तव में अपेक्षाकृत कम था, क्योंकि वह पूरे साल विदेश में तैनात रहती थी और केवल छुट्टियों के दौरान ही ड्रैगन साम्राज्य लौटती थी। इसके अलावा जब वह लौटती भी थी तो उसके साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रहती थी क्योंकि उसकी छुट्टियां बहुत छोटी होती थीं। वास्तविक जीवन में जीहान के सबसे करीबी रिश्तेदार यंग हुआनहुआ ही थीं। जब जीहान नाम शहर में रहती थीं और अपनी 5 बेटियों का पालन पोषण अकेले करती थीं, तब यंग हुआनहुआ उनके साथ रहती थीं और उनकी परवरिश में मदद करती थीं। एक तरह से कहें तो यंग हुआनहुआ जीहान और बाकी बेटियों की धर्ममाता थीं। अब जबकि यंग हुआनहुआ मुसीबत में फंस गई थी और दूसरा पक्ष एक मार्शल आर्टिस्ट था जिसने पहले ही पिता यंग और माता यंग की सुरक्षा को खतरा पैदा कर दिया था, इसलिए उसे हर हाल में यंग हुआनहुआ की मदद करनी ही थी ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। न केवल एक मित्र के रूप में बल्कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में भी उनका ये दायित्व था कि वे नागरिकों को उन नागरिक मामलों को सुलझाने में मदद करें जो भले ही अभी कानून से संबंधित न हो, लेकिन पहले से ही एक खतरा पैदा कर रहे हों। लिन वानिक्सू ने यंग हुआनहुआ से एक अप्रतिरोध्य स्वर में कहा, इस तरह के व्यक्ति से मीठी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। आज्ञाकारी होकर शाही राजधानी में रहो, अपने माता पिता को ले आओ, उन्हें व्यवस्थित करो और फिर मेरे लौटने की प्रतीक्षा करो। अध्याय 710 स्वर्ग का अमृत, एक राष्ट्रोत्सव मनाता है। भाग 3। अगले दिन पूरे देश में उत्सवों का माहौल छा गया। टेलीविजन, समाचारों और घटनास्थल दोनों जगह का माहौल बेहद जीवंत था, चंद्र नव वर्ष के पहले दिन से भी कहीं अधिक। हर जगह परिवार सुबह 6 बजे उठकर जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़ने लगे। जो लोग देर तक सोना पसंद करते थे वे भी जल्दी उठ गए, बच्चे और बुजुर्ग तो खासकर जल्दी उठ गए।
हर चेहरे पर भावनाएं और उम्मीदें झलक रही थीं। हम सब मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये तो कमाल है। मैं दुनिया के 3 सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना चाहता हूँ। मैं अंकल सू चेन की तरह ही एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा, उतना ही अद्भुत और उत्कृष्ट। मैं अपने घर और देश की रक्षा करूंगा और अपने राष्ट्र को गौरव दिलाऊंगा। मैं भी, बुजुर्ग लोगों ने कहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने ड्रैगन देश में उनके जैसा शेंगशी देखने को मिलेगा। हम वसंत की हवा में पैदा हुए थे और बुढ़ापे में भी मैं एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मातृभूमि अमर रहे। सू चेन अद्भुत हैं। अगर मैं थोड़ा छोटा होता तो मैं निश्चित रूप से मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में आवेदन करता। क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम बूढ़े हो गए हैं? मुझे लगता है कि हम अब भी मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं, सेना को मजबूत कर सकते हैं और अपने देश के लिए खुद को समर्पित कर सकते हैं। खूब कहा है। युवाओं और मध्यम आयु वर्ग के वयस्कों ने कहा। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। ड्रैगन की भूमि में जन्मा, इतिहास का साक्षी, पर्वत और नदियाँ सुरक्षित रहें और मातृभूमि समृद्ध हो। मुझे इस जीवन में ड्रैगन की भूमि में जन्म लेने का कोई अफसोस नहीं है और मैं अगले जीवन में भी ड्रैगन की भूमि का निवासी रहूंगा। हम लाल ध्वज के नीचे पैदा हुए और बसंत की हवा के साथ बड़े हुए। जनता में आस्था है, देश में शक्ति है और राष्ट्र में आशा है। हमारे महान ड्रैगन देश में आपका स्वागत है। जैसे ही आप नाव पर सवार होकर मार्शल आर्टिस्ट 1.0 के इस भव्य युग में प्रवेश करते हैं। महान ड्रैगन देश शक्तिशाली है। भगवान सू शक्तिशाली हैं। दुनिया के अन्य देशों में इंटरनेट पहले से ही पतन के कगार पर था। ड्रैगन की धरती के इंटरनेट उपयोगकर्ता, मैं ईर्ष्या से मर रहा हूँ। ड्रैगन की धरती उड़ान भरने वाली है, पूरी आबादी मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगी। हे ड्रैगन की धरती, कृपया मेरा सम्मान अर्जित करो। टाइगर रोर कंट्री के उपयोगकर्ता, ड्रैगन कंट्री के हमारे भाइयों को बधाई, आप सभी मार्शल आर्टिस्ट बनेंगे। सब लोग, ड्रैगन की धरती से आए हमारे भाइयों की जांघों को कसकर पकड़ लो, हम सब मिलकर उनके साथ उड़ान भरने वाले हैं। टाइगर रोर के देश ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। हालांकि पुरस्कार विजेता के पुरस्कारों से काफ़ी कम थे, फिर भी इससे उनके देश को महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त हुए। वे कई उत्कृष्ट मार्शल आर्टिस्टों को प्रशिक्षित कर सकते थे। वुल्फ कंट्री के उपयोगकर्ता, ड्रैगन कंट्री के दोस्तों, मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद क्या आप हमारे देश में टूर पर आ सकते हैं? अब आपको केवल 10 दिन रुककर दीर्घकालिक वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं और वुल्फ कंट्री की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक लाभ बहुत अच्छे हैं। अन्य नेटिजन्स ने प्रतिक्रिया दी, छी, वुल्फ कंट्री तो हास्यास्पद है। उन्हें अब भी लगता है कि वुल्फ कंट्री की नागरिकता प्रभावशाली है और उन्हें लगता है कि ड्रैगन कंट्री के लोग उनके नागरिक बनना चाहेंगे। भेड़ियों की भूमि पर राक्षसी जानवरों का झुंड आक्रमण करने वाला है, वे खुद को भी नहीं बचा सकते। अजगरों की भूमि की तो बात ही छोड़िए, पड़ोसी देशों के लोग भी भेड़ियों की भूमि में काम करने जाने की हिम्मत नहीं करते। ग्रेट ईगल कंट्री के नेटिजन्स, अरे यार, चैंपियनशिप, ड्रैगन कंट्री ने चैंपियनशिप जीत ली। हम हार गए। 3 बार राक्षसी जीवों का सामना करने के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। जेलांग और बाकी लोग सचमुच बेवकूफ़ थे। उन्होंने न सिर्फ सू चेन को उकसाया, बल्कि आखिरी मिनट में पैसेज प्लेस पर भी पहुंचे। अब देखो, वे सब मर गए। अब हम केवल असहाय होकर देख सकते हैं क्योंकि ड्रैगन की भूमि की पूरी आबादी मार्शल आर्टिस्ट में परिवर्तित हो रही है। मुझे तुम्हारे दांतों से बहुत जलन हो रही है। चिंता मत करो, हमारा महान ईगल देश बहुत शक्तिशाली है। ये तो बस एक छोटी सी राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी। मार्शल आर्टिस्ट 1.0 युग में प्रवेश करने के बाद भी अगर ड्रैगन देश में हर कोई मार्शल आर्टिस्ट बन भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे महान ईगल देश ने ग्रैंड मास्टर्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उन्नत जैविक तकनीक विकसित कर ली है। जी हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। भविष्य में भी ब्लू स्टार की सर्वोच्च शक्ति हमारा महान ईगल लैंड ही रहेगा। महान ईगल लैंड अजेय है। अन्य नेटिजन्स ने टिप्पणी की, क्या आप सपना देख रहे हैं? 5 महान महापरिवार ड्रैगन कंट्री को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या आपको लगता है कि उन्हें केवल ये छोटा सा दिव्य पुरस्कार मिलेगा? क्या आप जानते हैं कि इस चैंपियनशिप के लिए कितने संसाधन दिए गए थे? क्या आप जानते हैं कि भविष्य में जब 5 महान परिवार शिष्यों की भर्ती करेंगे तो वे उन्हें सीधे ड्रैगन कंट्री से चुनेंगे? महान गुरु, एक परम सत्ता के सामने एक महान गुरु तो चींटी के समान है। उन्हें तो एक उंगली से कुचला जा सकता है। सू चेन की तरफ, हालांकि सभी लोग पहले ही ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, फिर भी वे इस दिव्य अमृत का स्वाद चखने के लिए बहुत उत्साहित और उत्सुक थे, क्योंकि यह अमृत महान गुरुओं और पारलौकिक आत्माओं के शरीरों के लिए भी लाभकारी था। यह अमृत विभिन्न झरनों के जल का मिश्रण था, एक ऐसा जल जिसमें शरीर की क्षमता को उत्तेजित करने वाले गुण मौजूद थे। यह आयोजन समिति द्वारा संचालित कृत्रिम वर्षा थी। जापान के अधिकारियों ने पहले ही कर्मचारियों को तैनात कर दिया था ताकि सभी विदेशियों को दिन के दौरान गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए आमंत्रित किया जा सके।
क्योंकि यह बारिश ये निर्धारित या पहचान नहीं कर सकती थी कि कोई व्यक्ति ड्रैगन देश का नागरिक है या नहीं, इसलिए ये ड्रैगन देश और ड्रैगन शहर के पूरे क्षेत्र में बरसती थी। इसलिए वे निश्चित रूप से अन्य देशों के लोगों को मुफ्त में लाभ उठाने की अनुमति नहीं देंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता की शुरुआत से ही ड्रैगन देश देश में प्रवेश करने और देश छोड़ने वाली आबादी को नियंत्रित करने में बहुत सख्त रहा है। असल में राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने की खबर मिलने के बाद बारिश का फायदा उठाने के लिए ड्रैगन कंट्री की ओर भागने की चाह रखने वालों के पास कोई मौका नहीं था। रात के 11 बजे बारिश शुरू होते ही सू चेन अपने परिवार को आंगन में ले गया। उन सभी ने बारिश को आत्मसात करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और वास्तव में उन्होंने बारिश के सार को आत्मसात कर लिया। दाबाओ को खेलना बहुत पसंद था। जब बारिश से ज़मीन पर पानी जमा हो जाता था तो वह उनमें से किसी एक में दौड़कर जाता और खूब मस्ती करता। अकेले पानी में खेलना उसके लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन शियाओ बाओ को भी अपने साथ खेलने के लिए खींच लिया। दोनों छोटे बच्चे पानी में खेलते समय एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। हर तरफ आश्चर्य की चीखें गूंज रही थीं। पूरा ड्रैगन सिटी लालटेन से जगमगा रहा था, जिससे वह बेहद जीवंत और खूबसूरत लग रहा था। पूरा ड्रैगन देश भी जयकारे लगा रहा था। मैं मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूँ। हाँ, मैं मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूँ, वो भी टॉप रैंक का मार्शल आर्टिस्ट। मुझे लग रहा है मेरा शरीर बहुत मजबूत हो गया है। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को राजकुमारी की तरह अपनी बाहों में उठा सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस समय एक ही मुक्के से बैल को मार सकता हूँ। मैं मर्दाना ऊर्जा से भरपूर हूँ। वाह, ये तो कमाल है। अब मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं ताकतवर हूँ। देखते हैं कौन मुझे समलैंगिक कहने की हिम्मत करता है। मैं उन्हें घूंसा मारूंगा। मैं असली मर्द हूँ। धन्यवाद ड्रैगन की भूमि, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद आयोजन समिति, धन्यवाद। मैंने सुना है कि गॉडसू का विमान कल दोपहर को शाही राजधानी में आ रहा है। मैं हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। लेकिन अब शाही राजधानी में लोगों के आवागमन पर नियंत्रण शुरू हो गया है। बिना किसी अंदरूनी व्यक्ति के गांड के प्रवेश करना असंभव है। उद्धरण चिन्ह, मैं गॉडसू का देश में स्वागत केवल टेलीविजन के माध्यम से ही कर सकता हूँ। जब गॉडसू वापस लौटेगा और देखेगा कि गली में हर कोई मार्शल आर्टिस्ट बन गया है, तो वह निश्चित रूप से बहुत उत्साहित होगा। उसे अपार संतुष्टि मिलेगी। ठीक है। कल मैं चमकीले लाल कपड़े पहनूंगी। भले ही मैं स्वयं भगवान सू का स्वागत करने के लिए शाही राजधानी हवाई अड्डे पर न जा सकूं, मैं घर पर टीवी के सामने भगवान सू की शानदार वापसी का स्वागत करूंगी। उस रात पूरा देश उत्साह से भरा हुआ था। किसी को सोने का मन नहीं था। सभी लोग बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए थे और अगले दिन सू चेन के परिवार के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो लोग शाही राजधानी के हवाई अड्डे की ओर जा सकते थे, वे पहले से ही सुरक्षा जांच, चेक इन और कतार में लगना शुरू कर चुके थे। सू चेन का स्वागत करने के कारण शाही राजधानी को कर्मियों के संबंध में सख्त रोकथाम और नियंत्रण उपाय लागू करने पड़े। सू चेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए